अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आयशा सलमान। मैं हूं अली डार। आज के पाकिस्तान लाइव में बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। इंपॉर्टेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर आप तक पहुंचानी है वो है दहशतगर्दी के हवाले से कि मुल्क में दहशतगर्दी है कि एक और कुछ वाक़यात सामने आना शुरू हो गए हैं और इलेक्शन करीब है, क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, कैसे इसको काउंटर किया जाएगा, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। जबकि आपको ये भी बताएंगे कि गज़ा के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है, अमरीका क्या कर रहा है, इसराइल का किरदार अब क्या होगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर, वो चीज़ें कुछ बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। इसके अलावा आपको सियासी मंजरनामे के हवाले से भी बताएंगे कि सियासत में जो है इस वक्त क्या चल रहा है, इलेक्शन करीब आ रहे हैं और जो पॉलिटिकल इस तरह के स्कोर होते हैं। और फिर अभी जो इंडिया का मैच था वो भी वन साइडेड, तो इस तरह के मैचेस का मज़ा भी तो नहीं आता। हाँ बिल्कुल आयशा, एक तो टूर्नामेंट बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा और बोरिंग, बहुत लंबा हो गया। 1.5 माह तकरीबन इसमें, आज तो तकरीबन आज पूरा 1 माह हो गया और 1.5 माह के बाद ये टूर्नामेंट ख़त्म होना। प्लेयर्स अपनी फैमिली से दूर हैं, मेंटली तौर पर उनका फोकस नहीं है इस मैचों पे। और टूर्नामेंट, ये बात मैंने सामा के अभी प्रोग्राम में भी बताई कि ये जो टूर्नामेंट सजाया गया है ना, ये भारत ने अपने होम ग्राउंड पर अपनी टीम की बैटिंग की परफॉर्मेंस को देखते, बैटिंग की पावर को देखते हुए वो ये सजाया गया है। और उसने देखा कि भारत ने ये 10 वेन्यू में है और भारत ने 9 वेन्यूज पर जाकर ये मैच खेलने हैं। और चौधरी साहब, नायत को इतनी ऑडियंस है, स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं, लंच देते हैं, खाना फ्री देते हैं कि आप आएँ, ख़वातीन को स्पेशली, फिर भी नहीं आते हैं। तो ये टूर्नामेंट बहुत, मुझे लगे आप जो अभी आप बात भी कर रहे हो सामा, आपको लगता है ऐसा कि वाकई ये बहुत लंबा और बोरिंग हो गया? बहुत प्रोलॉन्ग कर दिया है। 45 डेज का टूर्नामेंट, 48 मैचेस। आप एक दिन में 2-2 मैच रख लेते हैं, या सैटरडे संडे फ्राइडे, ये जो वीकेंड बनता है हमारा, वीकेंड पे डबल हेडर रख लें, आप 2 मैचेस रखें, आराम से टूर्नामेंट खत्म करें। लेकिन भारतीय शायकीन बड़ा एंजॉय कर रहे हैं मैचेस को। आप देख रहे हैं पाकिस्तान को आज छक्के पड़े हैं, वो धमाले डाल रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं हम। रचिन रविंद्रा जो हैं ये बेंगलुरु के ही हैं, ही बिलोंग्स फ्रॉम बेंगलुरु। और न्यूजीलैंड तो शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पे रहे हुए हैं ज़्यादा, लेकिन ये पैदा इधर हुए थे, तो बेंगलुरु का क्राउड उनको सपोर्ट करने आया हुआ है। और फिर आपको पता है हमने इंडिया के साथ माहौल अपना ऐसा बनाया हुआ है कि हम जहाँ हारते हैं वो खुश होते हैं, जहाँ हम जीतते हैं तो उनको अच्छा उसामा, जो होना वो तो नज़र आ गया, जो हमने परफॉर्मेंस देनी थी हमने दे दी है। चौधरी साहब, पाकिस्तानी टीम खैर से वापस आती है, आना तो पड़ेगा ही वापस आने के बाद मुझे ये बताएं कि जो उखाड़ पिछाड़ वाला मामला होना है, जो बड़ी तब्दीलियां होनी है, वो क्या देख रहे हैं आप? अली, सबसे पहले तो हमें ये तयन करना होगा कि हमने वनडे की टीम अलग बनानी है और T20 की अलग बनानी है, या एक ही T20 की फॉर्मेट वाली टीम वनडे भी खेलेगी और टेस्ट भी खेलेगी। खिचड़ी नहीं बनानी। सबसे पहले तो हमें ये तय करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं तय करेंगे इंडिया क्यों आज सुपर टीम बनी हुई है, क्योंकि उसने टेस्ट, वनडे और T20 के लिए अलग टीमें और अलग कप्तान सेट कर लिए हुए हैं। न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया में देखें, अभी ऑस्ट्रेलिया ने T20 के लिए अलग कप्तान अनाउंस कर दिया हुआ है। तो हम एक ही कप्तान के साथ चल रहे हैं। कप्तान अकेला परफॉर्म करता है, बाकी नहीं परफॉर्म करते। फिर जब टीम हारती है तो तनकीद का निशाना कप्तान को ही बनाया जाता है। चौधरी साहब, ये जो हम कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, टीम वापस आती है खैर से, जो अली ने भी कहा है, वापस आएगी, 8-10 दिन बाद सब भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे। और क्योंकि उसके बाद आपकी अगली असाइनमेंट शुरू होगी ना। आपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है, आपने वहाँ पर 3 ICC टेस्ट चैंपियनशिप के 3 मैचेस खेलने हैं और आपके पास आगे वनडे क्रिकेट तो है ही नहीं। आप कितने की तब्दीली करेंगे? यही अब्दुल्ला शफीक आपका टेस्ट का प्लेयर है, आगा सलमान आपका टेस्ट का प्लेयर है। हमने इतने PSL करा लिए हैं, हर दफ़ा हम PSL में जी ये ढिंडोरा पीटते हैं कि बड़ा यंग टैलेंट आएगा, नज़र ही नहीं आता यंग टैलेंट। यंग टैलेंट आया है, टैलेंट को यूज़ करने के लिए भी, यूटिलाइज करने के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए, वरना टैलेंट वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे वही होता है, टैलेंट आता है, हम टैलेंट को दूसरे दिन मैच खिला देते हैं, तीसरे दिन टैलेंट फेल होता है, चौथे दिन हम कहते हैं कि टैलेंट ज़ाया हो गया, नया टैलेंट भेजें। साइम अयूब की एग्जांपल आपके सामने है। हम टीम में लेके आए, वो लड़का नहीं चला, 5 मैचेस खेले, 30, 40, 50 स्कोर, ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर था। हमने कैरेबियन भेजा, कैरेबियन लीग उसको, वेस्ट इंडीज़ में जो होती है, वहाँ पर वो 2nd हाईएस्ट स्कोरर था, उसने मार के उनका बुरा हाल कर दिया। तो वहाँ क्यों जाके वो चल गया? क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम था, प्रेशर नहीं था। यहाँ पे पाकिस्तान टीम में यंग बच्चे आ जाते हैं और उन पे प्रेशर सारी दुनिया का होता है कि आपने परफॉर्म करना है, नहीं परफॉर्म करेंगे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। एक बच्चे को पता है कि अगर मैं ना खेल सका, मेरे पीछे लाइन लगी हुई है खेलने वालों की। तो ये बड़ी चीज़ होती है, साइकोलॉजिकल, मेरा ख्याल है प्लेयर्स को। अच्छा, ये बताएं कि जो इमामुल हक को बाहर किया गया टीम से, ठीक फैसला था? बिल्कुल ठीक किया गया, क्योंकि देर नहीं कर दी हमने, वैसे बहुत देर कर दी। फ़खर ज़मान के इंजरी का भी कंसर्न था एक, शायद इसलिए भी फ़खर ज़मान की इंजरी को ज़्यादा नहीं करना चाह रहे थे, ये सीरियस ना हो जाए। फ़खर इज़ द ओनली बैट्समैन जो कि बगैर किसी डर के और निडर होकर जो इनिंग खेलता है, वो सिर्फ फ़खर है। बाकी आप जितने बैट्समैन हमारे देखेंगे, रिजवान भी वैसे मेरा ख्याल है बड़ा, लेकिन रिजवान को भी सपोर्ट चाहिए होती है। हम अगर इंडिया की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, तो विराट कोहली के पास सपोर्ट क्या है? शुभमन गिल, रोहित शर्मा, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव,
آپ لسٹ دیکھیں نا ان کی. ہمارے پاس بابر شرییس ایئر بڑا زبردست بیٹسمین ہے, پورا انڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ نیکسٹ, جس طرح ہم اسد شفیق, عبداللہ شفیق کا کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بابر کے پاس سپورٹ ہی نہیں ہے. بابر از دا اونلی ون جس نے سکور کرنا ہے, پوری قوم کی امیدیں بابر سے ٹکی ہوتی ہیں. بابر اگر فیل ہو جاتا ہے تو ہم بابر رضوان کے ارد گرد ہمارے پاس اور کوئی پلیئر نہیں ہے. بابر کے بارے میں نیوز ہے, میں کل ہی ایک آرٹیکل پڑھی تھی کہ انہوں نے وہاں 7 لاکھ کی شیروانی بھی پرچیز کی ہے انڈین ڈیزائنر کی, بہت کوئی بڑے ڈیزائنر ہیں. تو یہ بھی باتیں چل رہی ہیں چودھری صاحب کے اندر کی خبر ہمیں بھی دے دیا کریں. اس کی تردید بھی آ گئی ہے, آپ نے ایک کالم پڑھ لی ہے مگر اس کی تردید نہیں آپ نے پڑھی. بابر کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. نہیں چلے وہ تو ان کا اپنا پرسنل ہے. دیکھیں بابر کی تو شادی ابھی طے ہونی ہے, اس سے پہلے امام الحق کی شادی طے ہے, فہیم اشرف کی شادی طے ہے. جب آپ لیڈر ہوتے ہیں نا, آپ پبلک, آپ تو پھر کچھ پرسنل شادیوں کا سیزن پلے ہر چیز فالو کرتے ہیں. عائشہ پلیز کی شادیوں کا سیزن اب آنے کا کیونکہ وقفہ ہے. آپ کو بولنے دیں جی چودھری صاحب. پلیز کی شادیوں کا سیزن اب شروع ہو رہا ہے کیونکہ یہ ورلڈ کپ کے فوری بعد بہت سارے بابر کی کیپٹنسی کو لے کے بہت ساری اس وقت بحث چل رہی ہے. میرا خیال ہے بابر کی کیپٹنسی جو ہے نا اس پر بھی بحث چلنی ہے. ایک اور بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, شیروانی وہ جس مرضی سے لے, ہم سے تو پیسے لے کے نہیں لے رہا, کیپٹنسی پہ ہم بات کر سکتے ہیں, شیروانی وہ جس مرضی سے لے. بالکل. لیکن دیکھیں ورلڈ کپ کے بعد آپریشن کلین اپ تو ہونا ہے. دیکھیں بابر کی کپتانی بھی جائے گی کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں جو بابر کو کپتان نہیں دیکھنا چاہتے, اور بیک ڈور پر جو سیاست ہو رہی ہے وہ اس کو کپتانی سے ہٹانے کے لیے ہو رہی ہیں. بابر اعظم اگر کپتان نہیں رہتا, ہو سکتا ہے وہ لمبے عرصے کے لیے آپ سے بریک لے لے, پھر آپ کو بتائے کہ میں نہیں ہوں تو آپ کہاں کھڑی ہے. اور چودھری صاحب اگر ڈیمیج زیادہ ہو جائے, اگر وہ نہیں رہتے ہیں کیپٹن یا وہ کوئی جو آپ بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد اگر ڈیمیج زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا, یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور ہمارے پاس سبسٹیٹیوٹ کیا ہیں, اگر ہم بات کرتے ہیں نا بڑی بڑی بڑھ کے مار دیتے ہیں جی بابر کو ہٹا دیں, فلانے کو ہٹا دیں, آپ کے پاس سبسٹیٹیوٹ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جواب میں نے دیا ہے علی ڈار کو. صحیح بات ہے. ایک بابر کے لیے ہم اب پوری ٹیم چلائیں گے آج. بابر سے جی ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے, واپس آئیں گے اور یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. تو بات ہم کر رہے تھے پاکستان کے آج کے میچ کے حوالے سے. سکور دیا جا چکا ہے, 402 سکور کیا نیوزی لینڈ نے. اور اب یہ معاملہ کہ کیا پرفارم کرے گی ٹیم ملک بھر کے, جو لوگ ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے. بالکل, ہم پاکستان کی جو ٹیم کی اس وقت کارکردگی ہے, ابھی بریک چل رہی ہے اور پاکستانی ٹیم اپنی باری لینے کے لیے آئے گی, تو ہم آپ کو یقیناً پہلی بال بھی دکھائیں گے اور کس طرح پاکستانی ٹیم اب اسٹریٹجائز کرتی ہے, کیونکہ 402 کا ٹارگٹ بہت بڑا ٹارگٹ ہے. اگر ہم بات کریں ابھی عام انتخابات کی, تو ملک بھر میں عام انتخابات کا اعلان تو ہو چکا ہے, سب جانتے ہیں. 8 فروری کی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی طور پر جو مقیم ہے غیر ملکیوں کا انخلاء, اس کا عمل بھی ساتھ ساتھ ہی جاری ہے. بالکل, لیکن اس نازک صورتحال کے اندر جو شدت پسند بھی سرگرم ہو گئے ہیں اور ملک میں دہشت گردوں نے تخریبی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. جیسے ہی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے, یہاں سے جو غیر قانونی لوگ رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر, ان کو یہاں سے واپس بھیجا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہیں وہ پاکستان میں ہونی شروع ہو گئیں. جو افسوسناک واقعات پیش آئے, اس حوالے سے بہت زیادہ تحفظات پائے جاتے ہیں اور اس کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے. آگے بڑھیں اور کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے. ملک میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں اس وقت جاری ہیں اس پر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, اور جو غیر ملکیوں کے انخلاء کی بھی بات ہے, افغانیوں کے انخلاء کی بات ہے جو غیر ملکی یہاں پر موجود ہیں. سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں بھی کی ہیں, ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے. سیکیورٹی اہلکاروں نے مؤثر جوابی کارروائی کر کے دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے. پی ایف کے فنکشنل آپریشن اثاثوں میں سے کوئی نقصان, یہ تفصیلات سامنے آ رہے ہیں. حملے کے دوران صرف 3 غیر آپریشنل طیاروں کو دہشت گردوں کی مذموم کارروائیاں ناکام ہو چکی ہیں. جو کوشش کی جا رہی ہے دہشت گردوں کی جانب سے, اس کو ناکام بنایا گیا ہے. ISPR کی جانب سے تفصیلات سامنے آئی ہیں اور بر وقت کارروائی کر کے حملوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے. 9 دہشت گردوں کو بیس میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. سیکیورٹی اہلکاروں نے مؤثر جوابی کارروائی کر کے اہم دفاعی اثاثوں کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے. اہم تفصیلات ہیں جسے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ یہ اہم کامیابی ہے فورسز کی, جنہوں نے مذموم جو مقاصد تھے دہشت گردوں کے ان کو ناکام بنا دیا. حملے کے دوران صرف 3 غیر آپریشنل طیاروں کو کچھ نقصان پہنچا ہے. دہشت گردوں کی مذموم جو کارروائیاں ہیں ان کو ناکام بنا دیا گیا ہے, اور سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کی اور ان حملوں کو ناکام بنایا. 9 دہشت گردوں کو بیس میں داخل ہونے سے روک کر ہلاک کر دیا گیا. سیکیورٹی اہلکاروں نے مؤثر جوابی کارروائی کر کے اہم دفاعی اثاثوں کی حفاظت کی ہے. آپریشن اب
मुकम्मल कर लिया गया है। PAF के फंक्शनल ऑपरेशन सासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के दौरान सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है और ये तमाम तफसीलात जो है अब सामने आ रही हैं। दहशतगर्दों का अलसो पाक फ़िज़ाइया की बेस पर हमला करने की कोशिश थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की और इस हमले को नाकाम बना दिया है। यकीनी तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ अहमद सईद मिनहास मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ये देख रहे हैं अहमद साहब कि जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है और ये लोगों की नज़रें इलेक्शन पर होती हैं, तो दूसरी तरफ जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। कौन लोग हैं ये, कौन सी ये सोच है जो पाकिस्तान के अमन को मुतासर करना चाह रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो साथ ही जो आपके अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन है वो अपनी कार्रवाइयां तेज कर देते हैं। इसी तरह जैसे आपने कहा कि अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इलेक्शन जो फरवरी 8 को होने जा रहे हैं और उसी से डायरेक्ट ताल्लुक आपका स्ट्रॉन्ग मईशत से भी है कि आपकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आपकी आएगी तो उसमें आप जो आपकी मईशत जो है वो भी बेहतरी की तरफ जाएगी। इसी तरह से आपके मईशत के ऊपर बोझ जो आपके वाहन माजरीन थे वो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर और इज्जत के साथ उनको जो वापस आप भेज रहे हैं, तो ये तमाम चीजें आपके बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों को किसी सूरत कबूल नहीं है। बैरूनी दुश्मनों की बात करें तो आपको मालूम है कि इंडिया हमेशा से आपके अमन के दरपे रहा है और कोई भी स्टेबिलिटी की जब भी कोई पाकिस्तान में होती है तो वो अपना जो है मजमूम इरादों में के लिए वो इस तरह की कार्रवाइयां करता है। मजीद ये कि जो अबूरी गवर्नमेंट इस अफगानिस्तान में है वहाँ पे वो TTP को अपने स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे अनफॉर्चुनेटली यूज कर रही है और आज भी जो अटैक हुआ है उसको तहरीक जिहाद पाकिस्तान का नाम दिया गया है, जो कि इससे पहले सुनी नहीं गई। तो नाम चेंज करके इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो कर रहे हैं। मजीद ये कि आपके डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो अफगान मुजरिम को अपने वोट बैंक के तौर पर देखा करते थे वो भी इसके पीछे हो सकते हैं। और इसके अलावा साथ साथ आपके जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, उनको मोरल डाउन करने के लिए भी सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन आखिर में फिर यही कहूंगा कि जब तक पाकिस्तान आर्मी का एक भी सोल्जर जिंदा है, इंशाल्लाह ताला हम अपने जो भी दुश्मन है, चाहे बैरूनी या अंदरूनी, उनको अपने मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। राइट, मैं आपसे अहमद साहब जो इकोनॉमी के हवाले से है वो भी आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे कुछ ऐसी तंजीमें हैं, कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि पाकिस्तान से जो अफगानी है उनको मुल्क बदर किया जा रहा है, जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, और ये कुछ कार्रवाइयाँ प्लान की जा रही थी कि पाकिस्तान के अमन को सबूताज करना और इसका रिएक्शन देना है। क्या समझते हैं आप कि इन जो हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं इनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? देखिए, ताने बाने तो मैंने तो कहा कि इंडिया और अफगानिस्तान से साफ नजर आ रहे हैं और अभी मजीद तो उस पर थोड़ी सी तहकीकात की जरूरत है, क्योंकि इनके जो हैंडलर्स थे वो अफगानी नंबरों से कॉल कर रहे थे और ये जो भी इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो लोग उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो जाहिर है जब आप 40 साल से यहाँ पे जो है वो रह रहे होंगे और शादियां और अपने और फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जब अपने कदम जमा चुके होंगे तो वो रिजल्ट तो करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ यूट्यूबर्स हैं और व्लॉगर्स हैं वो अपनी रीच या विजन बढ़ाने के लिए वो इस तरह के मजमूम किस्म के प्रोपेगेंडे में इन्वॉल्व हैं जो कि एंटी पाकिस्तान है। उस सिलसिले में साइबर जो आपकी ब्रांचेज हैं पाकिस्तान की, उनको उनके खिलाफ एक्शन जो है वो इनिशिएट भी किया गया और आगे भी उनके खिलाफ किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो SIFC के तहत जो एक साथ जो आगे ठीक है। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डेफिनेटली अभी हम ये बात कर रहे थे और आपके सामने खबर भी आ चुकी होगी कि किस तरह से दोबारा से दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, इलेक्शन डेट अनाउंस होती है और ऐसी खबरें सामने आना शुरू हो जाती हैं, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होती है, क्रैकडाउन होते हैं, उसके मुस्बत नताइज सामने आते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये ऐसे अनासर फिर दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। क्या समझते हैं आप, कितना ज़रूरी है इनको काउंटर करना पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? जी, ये तो इट गोज विदाउट सेइंग कि ये जरूरी तो है और ये कंटिन्यूअल एफर्ट जारी है। हम तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आर्मी है, FC है, रेंजर हैं, पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, वो तो हम वक्त इस जंग में मसरूफ है। सिर्फ ये है कि मीडिया में बहुत सी चीजें जानबूझ के नहीं डाली जाती, बिकॉज वो माशरे में जो पैनिक है वो भी फैलाना मकसूद नहीं होता। मगर हकीकत ये है कि पिछले 6 महीने से ये एक इनके खिलाफ पूरी मुहिम जारी है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं,
اور اس کی وجہ سے ان کا جو یہ نیٹ ورک ہے وہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے اور یہ اس کی لاسٹ گیس اٹیمپٹس ہیں ٹو گیٹ بیک ایٹ دا اسٹیٹ. اور اس میں جو ایک پراکسی وارفیئر کا پورا ایک نیٹ ورک ہے جو را اور این ڈی ایس کے جو ریمنٹس ہیں انہوں نے ادھر پھیلایا ہوا ہے, اس کی پوری جو سپورٹ حاصل ہے اس دہشت گردی کو. اور اب ان کے لیے جب گھیرا تنگ ہو رہا ہے, جگہ سکویز ہو رہی ہے, تو وہ نیچرلی ان کی طرف سے یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹس ہوں گی ریئیکٹ کرنے کی. اور وہ ٹائمنگ بھی ان کی ایسی ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ جب تارکین وطن ان کو ایک آرڈرلی طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے تو اس کو بھی وہ ایک موقع غنیمت جانتے ہوئے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں ان کے سپورٹرز ہیں, وہ ایک سپورٹ نیٹ ورک تھا جو اس پورے انلیگل اسپیکٹرم سے فائدہ اٹھاتا تھا, تو اس کا وہ استعمال کرتے تھے. تو اب چونکہ وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور اس میں ان کی جو مقاصد ہیں ان کو زخم پہنچ رہی ہے تو وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. اور اس میں ہمیں پورا ہول آف دا نیشن جو اپروچ ہے اس کی ضرورت ہے. میڈیا, اکیڈیمیا, اس کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے, اویئرنیس کریٹ کرنی ہے معاشرے میں کہ یہ کتنا بڑا ایک پاکستان کی بلکہ ہیومن سیکیورٹی آف جو ماسز ہیں ان کے لیے بہت بڑا یہ خطرہ بن چکا تھا یہ دہشت گردی کا ناسور. اور اس میں چاہے وہ اس کو سب نیشنلزم کا رنگ دیا جائے, اس کو مذہبی دہشت گردی کا رنگ دیا جائے, یا اس کو پیور ڈیسٹیبلائزیشن کا رنگ دیا جائے, در حقیقت وہ دہشت گردی ہوتی ہے. اور اس کے لیے اسٹیٹ متحرک ہے. آئی ایم شیور یہ آنے والے دنوں میں ہم اچھی خبریں سنیں گے, کیونکہ ابھی ہائی رسک اور ہائی ییلڈ آپریشنز ان کے خلاف ہو رہے ہیں. اس میں نیچرلی جو اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا, اور اس کے لیے وہ تیار ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں جنگات. اور اب یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس میں نیشن آلسو شوڈ لینڈ اٹس شولڈر. رائٹ, بہت بڑا چیلنج ہے اور ڈیفینیٹلی آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں, سیاسی گہما گہمی بھی ہوگی, جلسے جلوس بھی ہوں گے, تو سیکیورٹی بڑا چیلنج ہوگا. راشد ولی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. احمد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد سعید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے. نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی زیر صدارت چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم اور اینٹی کرپشن کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے. چیئرمین CMEID رفیق اور کی وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ بھی دی گئی ہے. نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکریٹری کو ہدایت کی کہ صوبے کی تمام محکموں کے سینٹر افسران کی جانب سے ڈسکرپشن بنائیں, جس افسر کا جو کام ہو وہی کرے تو محکموں کی کارکردگی بہتر ہوگی. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ چیئرمین ذوالفقار کی بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی گئی ہے. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی زیر صدارت چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم اور اینٹی کرپشن کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے. چیئرمین CMIE اینڈ IT رفیق بڑورو کی وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ. نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکریٹری کو ہدایت کی ہے کہ صوبے کے تمام محکموں کے سینٹر افسران کی جانب کی جاب ڈسکرپشن بنائیں, جس افسر کا جو کام ہوگا وہ وہی کرے تو محکموں کو کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے. ڈائریکٹر ساؤتھ ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. السلام علیکم ریحان ہاشمی, اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ جو قائم کا وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے اینٹی کرپشن کے حوالے سے اہم اجلاس کیا, جس میں ان کو بتایا گیا کہ تقریباً 700 سے زائد جو اسامیاں ہیں وہ خالی ہیں. اس کے علاوہ اور وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر کہا کہ جو افسران جس کا جو کام ہے وہ اپنے محکمے کا وہی کام کرے, کسی اور محکمے کا اب تک کسی اور محکمے میں ٹرانسفر نہیں کیا گیا. جو ہم نے سمجھا ہے اب اجلاس کے دوران جو بات سامنے آئی ہے, ان اجلاس کو بتایا گیا 1416 کی گنجائش ہے, 676 افسران کام کر رہے ہیں, جبکہ اینٹی کرپشن نے 2018 سے لے کے 2023 تک کی اپنی کارکردگی کے بارے میں بتایا. تو ایسا لگتا ہے وزیر اعلیٰ سے اداروں کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ جو کرپٹ مافیا ہیں ان کی بھی مانیٹرنگ چاہتے ہیں, اور اگر اینٹی کرپشن کے اجلاس کے بعد ذرا کا کہنا ہے کہ اہم فیصلے کیے جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو افسران مطلب سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. جی ٹھیک ہے ریحان ہاشمی, بہت شکریہ آپ کا. اور اب یہ خبر کہ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری اسلام آباد سے گرفتار ہو چکے ہیں. ان کی اہلیہ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. فواد چودھری کے بھائی فراز چودھری نے بھی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے اور کہتے ہیں کہ فواد چودھری کو پولیس اہلکاروں نے گھر سے گرفتار کیا ہے. بھائی کو
कहाँ मुंतकिल किया गया है कुछ नहीं मालूम। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने ट्वीट किया कि मेरे बार बार इसरार के बावजूद उन्होंने कोई वारंट गिरफ्तारी या हुक्मनामा नहीं दिखाया। मुझे उनकी सलामती से मुतालिक शदीद खदशात हैं। फवाद चौधरी को थाना आपपारा में दर्ज FIR के तहत गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना आपपारा में 20 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था। फवाद चौधरी पर PTI की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने का भी इल्ज़ाम है। करप्शन केस में गिरफ्तार साबिक स्पीकर असद कैसर का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने असद कैसर को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने कहा है कि एंटी करप्शन KP पुलिस असद कैसर के हवाले से कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करे। आगे बढ़ेंगे। नून लीग के इंतखाबात के लिए तैयारियों में तेज़ी आ गई है। सेनेटर इसहाक डार पार्टी के इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। पार्टी सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक इसहाक डार को इलेक्शन सेल का सरबराह बनाने से इंतखाबात से मुतालिक सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी आएगी। पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तों की वसूली, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुतल्लिका अमूर को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। सेनेटर इसहाक डार पार्लियामेंट से मंजूर शुदा इलेक्शन एक्ट 2017 को तैयार करने वाली पार्लिमानी कमेटी के भी सरबराह थे। इंतखाबात में हिस्सा लेने पर किसी जमात पर पाबंदी है या नहीं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुलकर बता दिया है। एक इंटरव्यू में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि किसी पर पाबंदी है, ना ही किसी जमात को गैर कानूनी तौर करार दिया गया है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब। हसन साहब, अभी जो सिचुएशन चल रही है और ना किसी जमात पर पाबंदी है, ना इलेक्शन कैंपेन भी सब चला सकते हैं, अगर सब अच्छा है तो जो पार्टियां बात कर रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की और फेवरेटिज्म का भी इल्ज़ाम लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून बड़ी फेवरेट है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या समझती है कि इस हवाले से कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेवरेट नहीं है और मुस्लिम लीग नून फेवरेट है? ये कहना जी कि फलां फेवरेट नहीं है, ये मेरे ख्याल है नहीं। ये कहना कि फलां फेवरेट है यही काफी है। तो ये चीजें तो सारों के सामने है जी, सारे देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुकदमात में रिलीफ मिल रहे हैं या जिस तरीके से प्रोटोकॉल के साथ बायोमेट्रिक तक जो है वो लोगों को एयरपोर्ट पे सहूलतें मुहैया। हसन साहब, अभी जो एक हालिया दहशतगर्दी की लहर आई, हमने देखा कि जैसे गैर मुल्की जो अफगानी है उनको वापस भेजने का मामला सबके सामने है। डेडलाइन ख़त्म हो गई, डेट उसके साथ साथ इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है और मुल्क में एकदम से दहशतगर्दी सर उठा लेती है। ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? देखिए, ये तो हमेशा से होता है कि जब भी इलेक्शन आया है ना देने का एक ये भी है। हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी की विक्टिम रही है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमारे हैदर गिलानी साहब को और वो कितने सालों उधर रहे और उनकी कैद में हमारे जलसे होते हैं, उसमें धमाके होते हैं। उतमा शहीद साहब ने तो आपके सामने है कि 18 को कितना बड़ा हुआ, इसमें 250-300 बंदा पीपल्स पार्टी का कारकुन शहीद हुआ, तो महफूज रखा। लेकिन जब वो पिंडी गई तो वो अभी दहशतगर्दी हुई और उसका शिकार हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है उसमें आती है। कुछ फेवरेटिज्म का मतलब ये है कि किसी को एक को जितवाना नहीं, जितवाने के लिए दूसरों जानों तक जानने के लिए नहीं है। इससे ज्यादा और इस मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी हो। ठीक है हसन साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। और जो मुल्क में इलेक्शन का भी मामला है, इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी गई है, उसके साथ साथ जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है उसके ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं, हसन मुर्तज़ा साहब हमें पॉइंट दे रहे थे, उनकी बात हमने सुनी। मज़ीद भी इस हवाले से जो अपडेट्स हैं और मुल्क में मज़ीद जो दीगर ख़बरें भी हैं पाकिस्तान लाइव का हम हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी शामिल करें एक ब्रेक।
वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के मैच के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान का मैच जारी है और पाकिस्तान के 30 डेफिनेटली वो स्टार्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अर्ली विकेट उनको दे दी है। जो टारगेट था कि एक अच्छा स्कोर किया जाए, तकरीबन जो पावर प्ले है उसको खेलने के बाद विकेट लूज़ की जाए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 4 रन स्कोर करके आउट हो गए हैं और आज वो बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम है। केन विलियम्स बहुत साथगार है, आउटफील्ड बहुत छोटी है और बल्ले पर गेंद आ रहा है, तो अगर न्यूजीलैंड ने 402 रन किए हैं तो पाकिस्तान इज कैपेबल ऑफ स्कोरिंग 402 रन ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन कि अभी आपकी एक विकेट जो है वो गिर चुकी है। और अब बाबर आजम और फखर जमान पर बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो पार्टनरशिप बिल्ड करें। जिस तरह विलियमसन ने और रजिंद्रा ने अपनी टीम के लिए पार्टनरशिप बिल्ड की, उसी तरह पाकिस्तान को ये रन चेज करने के लिए पार्टनरशिप बनाना बहुत जरूरी है। अजहर खान साहब, अब्दुल्ला शफीक ने अर्ली विकेट देकर बिल्कुल हमारे ओपनिंग बैट्समैन है, उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। 9 गेंदों पर सिर्फ उन्होंने 4 स्कोर दिया और फिर आसानी से अपना कैच पकड़ा दिया। यकीनन जो विकेट जाती है वो बैटर की गलती से ही जाती है। नहीं, देखिए आप विलियमसन को क्रेडिट दें कि जिन्होंने इंजरी के बावजूद बहुत खूबसूरत कैच लिया है, और यही ऐसी चीजें होती हैं जो कि टीम को ना टीम का मोराल जो है ना वो बूस्ट करती हैं, जो है खलीश वो रहती है। मगर मेरा ख्याल है कि हमारे पास फखर जमान की शक्ल में एक ऐसा प्लेयर है जो कि इन सिचुएशन में वो आइडियल खिलाड़ी है, रन भी तेज कर सकता है, वो उसमें छक्के मारने की अहलियत भी है, और उसका पिच पर रहना, विकेट पर रहना जो है ना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो कोई ऐसी शॉट मार के अगर वो आउट हो गए तो फिर आपके लिए ये रन चेज करना जो है वो काफी मुश्किल पेश आएगा। बिल्कुल, फखर जमान 133 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, उन्होंने 18 पर 24 स्कोर दिया है। अगर इसी तरह खेलते रहते हैं, रन रेट अच्छा होता है, तो यानी हमारे लिए चेज करना इजी हो जाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है ना वो खासा यही है कि ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, ये किसी वक्त भी कुछ कर सकती है। मगर 402 रन जो है ना ये पहाड़ के मानंद है। इसमें पार्टनरशिप, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, पार्टनरशिप अगर बिल्ड नहीं होगी तो यू वोंट बी एबल टू गेट दोज रन। और इसमें पाकिस्तान का डू और डाई सिचुएशन है। अगर खुदा ना खास्ता हम ये मैच हार जाते हैं तो वी आर आउट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड कप। तो फिर इसमें फिर वही 4 साल के बाद फिर इंतजार करें कौन जीता है फिर रिजल्ट के साथ होने तक। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के लिए बहुत जरूरी है कि वो लड़कर हार जाए। ठीक है, आप हार जीत तो क्रिकेट में होती है, मगर वंस यू फाइट विद लॉट ऑफ ज़ील, विद लॉट ऑफ स्टैमिना एंड विद लॉट ऑफ पर्पस, तो फिर आपको पता ना। अच्छा अजहर खान साहब, बाबर आजम का मतलब अभी जो मैं स्कोर बोर्ड भी देख रही हूँ, सिर्फ 10 बॉलों पर उन्होंने 8 स्कोर दिया है, स्ट्राइक रेट उनका भी 80 जा रहा है। तो आपको नहीं लग रहा कि जब आप स्कोर बोर्ड पे 402 का टारगेट हो तो आपको थोड़ा फास्ट खेलना पड़ेगा और आपको बॉल ज़ाया नहीं करनी, डॉट बॉल्स को हम खेल नहीं पाते हैं? तो मैं कहूँ कि वो ऐसे प्लेयर हैं जो कि किसी वक्त भी अपने रन रेट को ना वो इंक्रीज कर सकते हैं, उनमें शॉट खेलने की अहलियत है। आपने कोई ऐसी शॉट भी नहीं खेलनी जिसमें अगर आउट होने का इस्तेमाल हो। हवा में जरूरी नहीं है कि हर बॉल को खेला जाए। पहले 10 ओवरों में अगर आपके पास गैप है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वनडे मैचेस में अब जिस तरह की प्लेइंग कंडीशन आ गई हैं, 5 फील्डर दायरे में रहेंगे और 4 बाहर रहेंगे, तो आपके लिए कोई ना कोई जो कोना है ना वो बिल्कुल खाली आपको नजर आएगा, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पावर प्ले जो है ना 40 ओवर तक वो तो प्राइम में रहता है। तो अगर बाबर आजम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनको उनकी पोजीशनिंग जो है ना एज ए कैप्टन और एज ए नंबर 1 बैट्समैन उनको प्रूव कर रहा है कि आज जो इम्तिहान का वक्त है उसमें वो सुखरू होकर निकले और पाकिस्तान को मैच जिताए। ठीक है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अभी क्रीज पर मौजूद हैं। फ़खर जमान बहुत शानदार खेल रहे हैं, आज़म भी मौजूद हैं और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि आज फ़खर कोई अनबिलीवेबल सी परफॉर्मेंस देंगे और क्या पता उनकी परफॉर्मेंस और एक अच्छी पार्टनरशिप से हम ये मैच भी जीत जाएँ। अब कुछ सियासत की बात करें तो PTI की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने के इल्ज़ाम में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी ने भी गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना आबपारा में 20 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था।
अहम खबर है, फवाद चौधरी पर पीटीआई की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने का इल्ज़ाम है और इसी इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। 20 अगस्त को यह मुकदमा दर्ज किया गया था थाना आपपारा में। फवाद चौधरी के खिलाफ साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को पीटीआई की रैली निकालने का उन पर इल्ज़ाम था। दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 20 अगस्त को थाना आपपारा में फवाद चौधरी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। एक बार फिर आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जो दर्ज मुकदमा था उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। 20 अगस्त को ये उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था थाना आपपारा में। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को पीटीआई की रैली निकालने और सड़क ब्लॉक करने पर ये इल्ज़ाम था उन पर। जो दर्ज मुकदमा था उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। 20 अगस्त को ये मुकदमा उन पर दर्ज किया गया था। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये अहम गिरफ्तारी अमल में आई है। फवाद चौधरी पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना आपपारा में 20 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को पीटीआई की रैली निकालने और सड़क ब्लॉक करने के हवाले से ये गिरफ्तारी की गई। फवाद चौधरी पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं। इसी हवाले से साकिब सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जी साकिब, डिटेल्स बताइए। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से आज से गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि उसके भाई फराज चौधरी भी ने भी तस्दीक कर दी कि फवाद चौधरी को पुलिस एहलकार की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी को कहाँ मुंतकिल किया, ये शुरू के उनके जो पैगाम थे। इसके अलावा अभी तफसीलात सामने आई है कि उनके खिलाफ थाना अपारा में जो दर्ज एफआईआर है वो दर्ज की गई है। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना अपारा में 20 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था। फवाद चौधरी पर पीटीआई की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने का इल्जाम था। तो थाना अपारा में इस हवाले से इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और आज इनको गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है साकिब, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। करप्शन केस में गिरफ्तार साबिक स्पीकर असद कैसर का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने असद कैसर को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि अदालत ने कहा है कि एंटी करप्शन केपी पुलिस असद कैसर के हवाले से कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। सेनेटर इसहाक डार पार्टी के इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक इसहाक डार को इलेक्शन सेल का सरबराह बनाने से इंतखाबात से मुतालिक सरगर्मियों में मजीद तेज़ी आएगी। पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली का अमल भी जारी है। इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुतल्लिका उमूर को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। सेनेटर इसहाक डार पार्लियामेंट से मंजूर शुदा इलेक्शन एक्ट 2017 को तैयार करने वाली पार्लिमानी कमेटी के भी सरबराह थे। इसहाक डार को इलेक्शन सेल का सरबराह बनाने से इंतखाबात से मुताल्लिक सरगर्मियों में मजीद तेज़ी लाई गई है। पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तों की वसूली समेत तमाम अमूर को तेज़ी से मुकम्मल किया गया है। नून लीग के इंतखाबात के लिए तैयारियों में अब तेज़ी आ चुकी है। सेनेटर इसहाक डार पार्टी के इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर हो गए हैं। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद। सदीक साजिद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जो सेनेटर इसहाक डार हैं वो मुस्लिम लीग नून के फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं और जो इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनी थी उसके भी ये चेयरमैन थे। तो लिहाजा इनको इलेक्शन के करवाने के हवाले से इलेक्शन के जो अमूर हैं और इलेक्शन के जो कायदो ज़ाब्त हैं उसके बारे में काफ़ी तजर्बा है। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने सेनेटर इसहाक डार को मुस्लिम लीग नून का जो मरकजी इलेक्शन सेल है उसका चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। और इस हवाले से जो पार्टी सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मकसद यही है कि क्योंकि ये जो उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होनी है, उनकी तरफ से फीसों की वसूली है और जो इलेक्शन के कायदो ज़ाब्त हैं उसके बारे में उम्मीदवारों को ब्रीफ करना और फिर आगे जो कैंपेन इलेक्शन की लेकर चलना और तो कि कोई भी जो उम्मीदवार वो नाअहल ना हो किसी भी वजह से, तो वो इसहाक डार का जो तजर्बा है उससे फ़ायदा उठाने के लिए उनको इलेक्शन सेल का जो चेयरमैन है वो बनाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
नून लीग की इंतखाबात के लिए तैयारियों में तेज़ी आ गई है। सेनेटर इसहाक डार पार्टी के इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर हो गए हैं। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया है। और एक और अहम खबर भी यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा दोहरा दिया है। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको भी दिखा देते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अहम खबर यह है कि MQM भारी अक्सरियत से इंतखाबात में कामयाब होगी। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान इस निज़ाम के तहत नहीं चल सकता जहां इख्तियारात एक वज़ीर आज़म और 4 वज़ीर आला के पास हों। NFC के पैसे वज़ीर आला के पास जाते हैं, वो करप्शन की नज़र हो गया। नौजवानों को अच्छी तालीम ना दी तो मुल्क बेरोज़गारी का समंदर बन जाएगा। मखलूत हुकूमत बनेगी। MQM ने यह दावा कर दिया है कि आइंदा जो आम इंतखाबात होंगे जिसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है 8 फरवरी की, उसमें एक मखलूत हुकूमत बनेगी। और ये तासुर भी दिया जा रहा था बिकॉज अभी कोई पार्टी शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरा टेक ओवर कर सके। नून लीग इज स्ट्रगलिंग अ लॉट। जो 16 माह की उनकी गवर्नमेंट थी PDM की, उसके बाद नून लीग को और जो उनके जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह से पेट्रोल की प्राइजेज़ बढ़ी थी, इसहाक डार साहब वापस आए, डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सके। वो नाकामी का भी मेरा ख्याल है एक दाग वहीं पर मौजूद है। तो हम आइंदा, और जैसे अब कल के शो में हमारे शो में आई हुई थी फ़ाइज़ा साहिबा, वो अच्छा मुझे मज़े की बात ये लगती है कि 16 माह की जो PDM की गवर्नमेंट थी, नून लीग कहती है हमने डिफ़ॉल्ट से निकाला है, और जो हमारी पीपल्स पार्टी के कल जो फ़ाइज़ा साहिबा भी आई थी वो कहती हैं कि हमने मुल्क को एक दलदल से निकाला है। अब समझ नहीं आ रही निकाला किसने है। मुल्क को दलदल से निकाले किसी ने नहीं है, तभी तो मुल्क के आज ये हालात हैं। अभी जो थोड़ा बहुत हमें रिजल्ट नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है क्रैक डाउन के हवाले से। डेफिनेटली ये क्रैक डाउन बहुत पहले अगर किया जाता तो उसके असरात हमारे सामने आते, मईशत की बेहतरी होती, लेकिन डेफिनेटली वो चीज़ नहीं कर सके लोग डिलीवर। अच्छा, अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा MQM में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर साहब, आज MQM ने एक दावा किया कि मखलूत हुकूमत बनेगी, तो जैसे MQM भी हर हुकूमत का हिस्सा रहती है, इत्तेहादी होती है, क्या जो आइंदा हुकूमत बनेगी उसके इत्तेहादी होंगे? ये तो कबल वक्त है इस बात का भी कहना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वक्त इलेक्शन होता है तो इलेक्शन होने के बाद कौन सी जमात क्या अक्सरियत लेती है वो तो उस वक्त उसका अंदाजा होगा। जिसको अक्सरियत कौम देगी या अवाम देगी, और अगर एक जमात, तो नहीं लगता पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके अंदर नहीं नजर आ रहा है कि कोई एक सियासी जमात ऐसी हो जो पूरे पाकिस्तान से इतना वोट ले सके या इतनी नशिस्तें ले सके। जाहिर सी बात है कि जब इलेक्शन होते हैं और हुकूमत बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उससे पूरी करने के लिए फिर दीगर जमातें मिलकर इत्तेहाद बनाती हैं, तो ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि किसके झोली में कितनी नशिस्तें आई हैं। तो अब बहरहाल इलेक्शन का चूँकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे अब डेट का अनाउंसमेंट हो गया है, तो सारी सियासी जमातें अब इलेक्शन की तैयारी में मशहूर हैं। MQM समेत MQM ने तो आज से तकरीबन 1 माह पहले शुरू कर दिया था, अपना आगाज कर दिया था इलेक्शन में। उनका जलसे वगैरह शुरू हो गए हैं हमारे, और मुस्तकिल हम अवामी राब्ता मुहिम हमारी जारी है, तो देखते हैं अभी। अच्छा अबू बकर साहब, जो मुस्तफ़ा कमाल की बात जो उन्होंने की है और जो हमने अपने नाज़रीन को सुनाई भी है, उसमें इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो कि पहले भी लगाए जाते रहे और हर पार्टी की जानिब से लगाए जाते हैं इल्ज़ामात। तो क्या अभी इलेक्शन में जब जाएंगे तो ये क्या बस इल्ज़ाम दर इल्ज़ामात का ही सिलसिला जारी रहेगा या कोई स्ट्रॉन्ग नैरेटिव भी सामने आएगा? नहीं, जो चीज़ें हक़ाइक़ है उससे आगाही फराहम की जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुल्क की इस वक्त के हालात हैं, इन हालात में अब जो इलेक्शन होता है, एक तो इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए हर कीमत पे, ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो, और उसके बाद जो भी हुकूमत आए उसको अब उस तरह से अगर पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जाएगी जैसे माजी में चलाने की कोशिश की जाती रही है। गलतियां सबसे हुई हैं, हम भी इत्तेहाद में शामिल जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कभी हुकूमत नहीं रही, तो हमें तो उतने ही इल्जाम हमारे ऊपर लगेगा जितनी हमारी नशिस्तें हैं या जितना हमारा हिस्सा है। हमारे पास कभी चीफ मिनिस्टर नहीं रही, सारा एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर के पास होता है। हमारे पास कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सारा एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो चाहे 18वीं तरमीम से पहले की बात हो या 18वीं तरमीम के बाद। तो ये तो सूरत हाल है। आपने तो देखा होगा माजी में कि हमने तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मेयर चीखते 4 साल मुकम्मल करके चला गया, लेकिन वो अख्तियारात 148 की नहीं दी गए। और ये कौन नहीं दे रहा? सियासी जमातें नहीं दे रही, जो जमहूरियत की बात करती हैं, जो अवाम की बात करती हैं,
जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन वो नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, उस फैसले को भी मानने से इनकार किया जाता है। तो सियासी जमातें को भी अपना किबला दुरुस्त करना होगा। ये नहीं होगा कि आप अगर इख्तियार में आ जाते हैं या आपके पास अक्सरियत होती है तो आप तमाम रूल और रेगुलेशन को, कानून को, तमाम को धज्जियां बिखेर दें, आईनी तरमीम अपनी मर्जी से अक्सरियत की बुनियाद पर करके और उसको किसी एक जमात को या एक कम्युनिटी को आप दीवार से लगाएं। तो सारी बातें मुस्तफा कमाल या हमारी लीडरशिप मुस्तकिल अपने जलसों में और टॉक शोज में कर रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन आ रहा है इसके बाद माशी जो सूरत हाल पाकिस्तान की है उसको बेहतर करने के लिए सबको मिलकर और वो तमाम माजी की चीज़ें भूलना पड़ेगा और आइंदा पाकिस्तान को बेहतरी के लिए ले जाने के लिए कोई हिकमत अमली मजबूत बनानी पड़ेगी। ये जागीरदाराना सोच को ख़त्म करना पड़ेगा, ये वडराना सोच को ख़त्म करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी का भी एक अपना अंदाज है कि कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो इतनी उसमें हडल्स पैदा कर देती है कि कोई अगर इन्वेस्ट करने के लिए बाहर से आता है, और हमने कई कोर्सेज किए हैं एनडीओ वगैरह में, वहाँ पे ये बातें जो हमें लेक्चर देने के लिए आती है वो खुद कहते थे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के कोई नुमाइंदा हो या मीडिया के हों या किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हों, वो लोग इस बात को। अच्छा अबू बकर साहब, आप लोग हर गवर्नमेंट के साथ ऑलमोस्ट होते हैं, जो इत्तेहादी गवर्नमेंट बनती है, पिछली जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें भी आप लोग मौजूद थे। जब गवर्नमेंट खत्म हो जाती है तो फिर रोना रोया जाता है कि ये नहीं किया गया या यहाँ नहीं हमारी बात सुनेगी। जब गवर्नमेंट में होते हैं उस वक्त क्यों नहीं बात करते? अभी जैसे मुस्तफा कमाल ने आईनी तरमीम की बात की है, तो जब आप लोग गवर्नमेंट में होते हैं तब क्यों नहीं इस तरह से आप लोग या ब्लैकमेल नहीं करते या फिर अपने मुतालिबात नहीं मनवाते? अगर आप कहेंगी तो मैं आपको 5 साल का पूरा रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि जो हमारे साथ जाती है या जो हमारा मसला है, जो हमारा स्टेक है, वो है कराची और सिंध। और सिंध में हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ अभी पिछले 10 सालों से नहीं है, उनके इत्तेहाद में हम अपोजिशन में हैं। और वहाँ पे जो मनमानी होती है वो हमसे ना पूछे, किसी भी न्यूट्रल को आप भेज। ठीक है अबू बकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे पास वक्त में कहा जा रहा है कि ब्रेक पर जाना है, तो पाकिस्तान लाइव में अभी हम शामिल करेंगे एक ब्रेक। और क्रिकेट के मैदान से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। फ़खर जमान क्या शानदार परफॉर्म कर रहे हैं 148 के स्ट्राइक रेट से, वो भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। फवाद चौधरी को बाजियाब करा के रिहा दरख्वास्त पर समात मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने पुलिस से रिपोर्ट इस हवाले से तलब कर ली है। फवाद चौधरी को बाजियाब करवाया जाए, पेश किया जाए। बाजियाब करवा कर रिहा करने की दरख्वास्त ये है। मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने पुलिस से रिपोर्ट भी इस हवाले से अब तलब कर ली है। फवाद चौधरी को बाजियाब कराएं और उसके बाद रिहा करने की दरख्वास्त पर समात होगी। मजीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं आदिल सईद अब्बासी से। आदिल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, आज फवाद चौधरी को थाना अपारा की पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा जो है 20 अगस्त को दर्ज किया गया था। उस पर जो फवाद चौधरी उनके अहले खाना की जानिब से एक दरख्वास्त जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में दायर की गई, जिसमें कहा गया कि फवाद चौधरी को बाजियाब किया जाए और ये बताया जाए कि किस मुकदमे में और किस लिए गिरफ्तार किया गया है और किस से गिरफ्तार किया है फवाद चौधरी को, और उनकी रिहाई की भी सदा की है दरख्वास्त में। ताहम इस पर अब थाना कोसार के मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने पुलिस से रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। जी ठीक है, आदिल सईद अब्बासी अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई नैब तरामीम में मरकजी दरख्वास्त गुजार हैं। अदालत तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी करती है। अदालती हुक्म की नकल अडियाला जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई को पहुँचाई जाए। अगर पीटीआई चेयरमैन अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुपरिटेंडेंट इंतजामात करें। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले से मशरूत है। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए गए। एक बार फिर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। और अब बात करते हैं बढ़ती हुई स्मॉग के हवाले से, जिसका सामना हम रोज़ करते हैं। दफ्तर आते भी हम देखते हैं रास्ते में कितनी स्मॉग होती है और लोगों के कितने मसले मसाइल अब शुरू हो गए स्मॉग की वजह से। फ़िज़ाई आलूदगी में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 514 तक पहुंच गया है।
पेशावर का AQI 188 रहा है। बात करें रावलपिंडी की, रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 रिकॉर्ड किया गया, हरिपुर में 160 और इस्लामाबाद में 155 AQI रहा है। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पोजीशन नंबर 1 इस टाइम लाहौर की है। और अब शहर कायद से कुछ खबरें शामिल करें। कराची का इलाका है गुलिस्तान जौहर, जहां पर मुसल्लह मुल्ज़िमान ने घर का सफाया कर दिया है। मुल्ज़िमान दिन दिहाड़े घर से नकद रकम, तिलाई ज़ेवरात और दीगर कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। कोरंगी में भी मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फैक्ट्री में लूट मार की। कराची से शयान अली की ज़ुबानी तमाम तफसीलात जान लेते हैं। तो ये तो हालात हैं पाकिस्तान के शहर कायद के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त एक मैच खेल रही है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान थोड़ा सा संभल गया, जो पाकिस्तान का एक अर्ली विकेट गई अब्दुल्ला शफीक की, उसके बाद हमने देखा कि आप 107 रन पर लड़के कैसा परफॉर्म करते हैं। मजीद भी आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से। अभी एक ब्रेक। Once again viewers, welcome back to Pakistan Live। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं, अहम तरीन मैच इस वक्त जारी है, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। और न्यूजीलैंड ने 402 का टारगेट दिया है। पाकिस्तानी बैटर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। अब्दुल्ला शफीक की विकेट एक विकेट गंवाकर इस वक्त फ़खर जमान खेल रहे हैं और क्या शानदार खेल रहे हैं। बाबर आजम भी है, लेकिन बाबर थोड़ा स्लो खेल रहा है। आई डोंट नो क्या स्ट्रैटेजी है। उसामा साथ हैं, वही बताएंगे। उसामा, आई थिंक एक बैट्समैन जब तेज़ खेल रहा हो तो दूसरा रिस्क नहीं लेता। बाबर वैसे ही रिस्क नहीं लेते। अभी मैं ट्विटर पे एक पढ़ रहा था, एक बंदे ने लिखा सैंटनर को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, बाबर ने उनको छक्का मारा है कि बाबर से कौन छक्का खाता है। तो लोग अब इस किस्म का मजाक करने लगे हैं। खैर, कमिंग बैक टू द सीरियस नोट, जब एक बैट्समैन तेज़ खेल रहा हो ना तो फिर दूसरे की कोशिश होती है कि स्ट्राइक रोटेट करके ज़्यादा स्ट्राइक उसको दे और कोई ऐसा रिस्क ना लिया जाए, ऐसी अनवांटेड शॉट ना मारी जाए जिससे कि विकेट जा सकती है। आई थिंक ये रीज़न है कि फ़खर बहुत तेज़ खेल रहे हैं। 90 से ज़्यादा स्कोर कर चुके हैं इस टाइम, 92 60 बॉल्स और उन्होंने 8 छक्के मारे हैं और 8 छक्के और 6 चौके मारे हैं। तो आई थिंक बाबर देख रहा है कि फ़खर एक एंड से अच्छा मार रहा है, वो लगा हुआ है, तो लेट्स नॉट टेक अनदर रिस्क और उसको खेलते रहने दें, और ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। अच्छा, हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब भी मौजूद हैं। अजहर खान साहब, फ़खर जमान तो आज पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं। इस बात की है, देखिए ये मतलब पाकिस्तान की सर्वाइवल का ये मैच है और फ़खर जमान जिस अंदाज से खेल रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट भी यही थी। और उनकी जो इस वक्त बैटिंग की एबिलिटी है उसकी 100 की जरूरत नहीं है। अगर ये डबल सेंचुरी करेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह 5 ओवर पहले मैच जीत जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि गलती की कोशिश वो करवा रहे हैं कि ये कहीं मिस हिट हो, कहीं ऊंची ये मार दें, आउट होने का अंदेशा हो, तो थोड़ा सा सेंसिबल होकर खेलना है। अभी पाकिस्तान के रन्स अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी ओवर्स बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। विकेट्स अगर आपके साथ हैंड में होंगी, पार्टनरशिप बिल्ड करते जाएंगे तो ये प्रेशर मल्टीप्लाई होता रहेगा श्रीलंका न्यूजीलैंड के ऊपर। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि ये 100 के बाद भी इनकी जो है ना कंसंट्रेशन लेवल वो गिरना नहीं चाहिए, बल्कि पहले 100 से ज्यादा बेहतर कंसंट्रेट इन्हें करना पड़ेगा अपने सेकंड 100 के लिए, 150 के लिए। लेकिन अजहर खान साहब, वो 100 करके शायद जो क्रिकेटर्स हैं वो भी थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं कि चले सेंचुरी हो गई है, उसके लिए क्या करना होगा? नहीं, देखें, जो अच्छे प्लेयर हैं वो तो ये समझेंगे कि 100 के बाद वो भूल जाएं, वो अपने माइंड से ये 100 नहीं निकाल दें, क्योंकि 100 के बाद अगर अब आप आउट हो गए तो आप अपनी टीम को प्रेशर में ले आएंगे। तो बैट्समैन वही होता है जो कि टीम को जिताता है, और अगर टीम जीतेगी तो आपके 100 का भी नाम होगा, आपके 150 का भी नाम होगा। अगर टीम नहीं जीत पाएगी तो ये सारी चीजें जो है दे विल ऑल गो इनटू द ड्रेन। तो मेरा यही ख्याल है कि इनको अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए 100 को बिल्कुल साइड पर करके नया गार्ड लें, फ्रेश माइंड के साथ ये सोचें कि अब मैंने जो अगले 50 करने वो टीम को जिताने के लिए करते हैं। अच्छा अजहर खान साहब, फ़खर पर जो इल्ज़ामात लगते रहे, जिस तरह उन पर तनकीद होती रही, अब वो सारी तनकीद एक तरफ, अगर आज फ़खर शानदार खेल जाते हैं, 2 सेंचुरियां कर दें तो शायद टीम मैच जीत भी जाए। न्यूजीलैंड के लिए हमेशा एक अंदेशा है, उनको ये रहेगा कि ये किसी वक्त भी जो है ना पासा पलट सकते हैं, जो कि उन्होंने अभी पलट दिया हुआ है। और इस वक्त न्यूजीलैंड इज अंडर प्रेशर, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनको आउट करें, और अब उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। अजहर खान साहब, सेंचुरी हो गई है फ़खर जमान की? जी, 63 बॉलों में की है, विच इज आई थिंक इज वन ऑफ द रिकॉर्ड अगेंस्ट मतलब पाकिस्तान की तरफ से ये रिकॉर्ड है। तो अब यहाँ पर
اور ایک تو فخر کو یہ سوچنا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف اور یہ ان کی وکٹری مومنٹ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں. اس وقت اسٹیڈیم کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں. فخر زمان وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں. اس کے بعد یہ انہوں نے سجدہ شکر کیا ہے. فخر زمان کی سینچری, اور یہی حضرت خان صاحب بات کر رہے تھے کہ سینچری بنا کر شاید ذمہ داری اب ختم ہو جائے گی. ایسا بالکل نہیں ہے. 2 سینچریاں اسکور کریں تو شاید آج ابھی پاکستانی ٹیم کو فخر زمان کی ضرورت ہے. فخر زمان اگر کریز پر موجود رہیں گے تو شاندار, ایک اور اگر سینچری اسکور کر دیں تو میچ کا پاسا پلٹ جائے گا اور کیا پتا ارلی میچ بھی فنش ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہم کچھ دیر پہلے باتیں کر رہے تھے کہ 402 جب بھی بڑے سکور کرتے ہیں وہ پاکستان کے فیور میں نہیں جاتے, میچ جتوانے چاہیے. ایک میں آپ کو اپنے ریسنٹ ایگزامپل دے دیتا ہوں. سچن ٹنڈولکر, آپ ان کی 100 سینچریز اٹھا کے دیکھ لیں, 75 سینچری سے زیادہ میں انڈیا میچ ہارا ہوا ہے. تو وہ جب بھی 100 کرتے تھے تو وہ ٹیم کے لیے کم ہوتا تھا, ان کے لیے اپنا گریٹ بیٹسمین ہے. میرے پیچھے نا لوگ پڑ جائیں گے سچن کو کیا کہہ رہا ہے, میں ون آف دا بیسٹ. لیکن ایسا ہے کہ کیا کہتے ہیں, جو بھی بیٹسمین, بارش اگر ہوئی یا جو بھی ہم بات کر رہے تھے اس کا فائدہ ان کو ہوگا. اور سچن کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے, تو 100 کا آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, مطلب وہ آپ کے ایک پرسنل ریکارڈ ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس ٹائم جو ہے وہ ایز اے کلیکٹیو ٹیم کو زیادہ رنز بنانے. لیکن فخر کی پرفارمنس سے آج ڈیفینیٹلی فخر کو تو بہت فائدہ ہوگا. ٹیم میں جو ان کا ہے اسٹیٹس ہے وہ بڑھ جائے گا. ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کو کہا ہوا ہے یو ہیو دا لائسنس ٹو کل دا بالرز, تو وہ لائسنس ٹو کل جو ہے نا وہ ہم پہلے نہیں دے رہے تھے. اچھا اسامہ, اگر بات کریں نیوزی لینڈ کی تو ابھی 21 اوورز میں ان کا کیا سکور تھا اگر ہم دونوں کا کمپیریزن کریں؟ آئی تھنک ان کا بھی اتنا ہی تھا, وہ بھی آن ٹریک جا رہے تھے, ہم ان سے تھوڑا سا آگے ہیں. ان کی بھی ایک وکٹ گری ہوئی تھی. ڈیون کانوائے ان کے آئی تھنک پہلے آؤٹ ہو گئے. رچن رویندرا نے بڑی زبردست سکور کیا. اگر ہم دونوں اس ٹائم کمپیریزن کریں تو ہم ان سے آگے ہیں نیوزی لینڈ سے اس ٹائم. تو یہ ابھی بارش ہو گئی ہے, لیٹ سے یہ بارش کتنی دیر کی ہوتی ہے, اس کا وقفہ کتنا ہوگا. اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ان کے پاس بڑے اچھے سسٹمز انسٹالڈ ہیں اسٹیڈیم کے اندر, گراؤنڈ کے اندر, جو پانی کو خشک کرنے کے لیے جلدی گراؤنڈ خشک کرنے. ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے بارش کا یا ڈیلے کا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب بیٹسمین فارم میں ہوتا ہے اور اس طرح کا کوئی چیز ہو جائے, جو گیپ آ جائے, پھر ڈیفینیٹلی وہ جو ردم بنا ہوتا ہے آپ کا اسکور کرنے کا, اس میں ایک بریک آ جاتا ہے. بہت اچھا اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ علی. اس کی وجہ یہ مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے. مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے, آپ کا فلو بنا ہوتا ہے, آپ کو رنز بن رہے ہوتے ہیں, آپ کا ایک کانفیڈنس لیول بڑا ہائی ہوتا ہے. بارش کے بعد آئیں گے تو پہلی چیز یہی ہوگی کہ وکٹ نہیں دینی. تو 1-2 اوور دیکھ کے کھیلنے کے چکر میں ہو سکتا ہے وہاں وکٹ لوز ہو جائے, لیکن یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو آج آئی تھنک اس کی اٹ کمز بیک ٹو یور مینٹل ہیلتھ کہہ رہا ہوں, مینٹل ٹفنس. آپ جتنے مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے آپ اس چیز کے ساتھ اتنا بہتر ڈیل کر سکیں گے, کیونکہ اسکلز آپ نے دیکھ لی ان کے پاس. لیکن اسامہ بارش کے بعد بالرز کو بھی تھوڑا اسٹرگل کرتے نظر آئیں گے, بہت زیادہ نظر آئیں گے. ان سے گرپ نہیں ہوگی, بال اس طرح بہیو نہیں کرے گی جس طرح یوزلی کرتی ہے. جب بارش ہوتی ہے ظاہر ہے گراؤنڈ تھوڑا سا گیلا ہوگا, تو وہ جو ڈیو ہے, وہ جو ویٹنس ہے, وہ بال پہ آ جائے گی اور بال گرپ کرنے میں یعنی آلریڈی جب بیٹنگ پچز ہوں اور اس کے بعد پھر بارش بھی ہو جائے تو پھر بالرز تو بارش آپ کو پتہ ہے قدرت کا نظام ہے اور قدرت کا نظام پاکستان کے حق میں جا رہا ہے, تو بارش ہوتی ہے. لیکن اسامہ ایک چیز تو ابھی ماننی پڑے گی کہ اس وقت جو پریشر ہے وہ نیوزی لینڈ پہ زیادہ ہے. ہم نے بہت اچھا کیا ہے, اظہر صاحب بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے پریشر پہلے لیا, اب ہم نے ٹرانسفر کر دیا نیوزی لینڈ پہ. تو پریشر کا ٹرانسفر کرنا بہت ضروری ہے. اس ٹائم نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوگی کہ کیا کریں, بریک تھرو کی کوشش کریں گے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم 7-8 اوور مزید اس طرح کے کھیلیں, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو لائن لینتھ بالرز بھول جائیں گے آپ کی, یہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, جیسے ہم ہوئے تھے پریشان. تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ پریشر ہم نے اس ٹائم جو ہے وہ دوسری ٹیم پہ ڈائیورٹ کر دیا ہے. اور ارلی وکٹ جب آپ ایک لوز کرتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے, اور آپ نے اس کو پریشر کو جھیل لینا ہے یا آپ نے اس کو جو جھیلنا نہیں اور آپ نے اور وکٹ لوز کرنی ہے. لیکن اچھی بات یہ کہ پاکستان نے اس پریشر کو جھیل لیا ہے اور بڑی ایزیلی, بڑا کھل کے, جس طرح سے آپ نے مجھے بتایا کہ بابر کہہ رہے ہیں میں ذرا پچ پہ کھڑا رہتا ہوں, ہولڈ کرتا ہوں ایک طرف, ایک اینڈ کو اسٹرانگ کرتا ہوں, دوسرے اینڈ پہ آپ ہٹنگ کریں, اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان اس کے اندر ابھی تک تو بالکل کامیاب نظر آ رہا ہے. ایک اور چیز اسامہ وہ یہ کہ ہم ہمیشہ ایک پلیئر پہ ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس نے 100 کر لی ہے, اب یہی جو ہے ہمیں آگے لے کے جتائے گا. میرا خیال ہے کہ ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے, باقی پلیئرز کو بھی آ کے اس طرح سے اسکور کرنا اگر آؤٹ ہوتا ہے تو بالکل ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے. کبھی بھی آپ کو ایک پلیئر نہیں جتوا سکتا. ان کا بھی جو 400 اسکور ہوا ان کے بھی 3-4 بیٹرز کی کنٹریبیوشن تھی. تو آپ کی ہر بیٹسمین کی ہر نمبر پہ ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے, آپ کا ایک رول ہوتا ہے. آپ اس نمبر پہ آئے ہیں, جیسے فخر زمان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا رول ہے فخر کا اچھا کھیلنا اور تیز کھیلنا. فخر اگر سلو کھیلے گا تو وہ فخر کو اس لیے نہیں اوپنر بھیجتے, اس کا ایک ڈیزگنیٹڈ رول ہے. تو ہر آنے والے بیٹسمین کو آئی تھنک ان کا رول پتا ہوگا, کلیئرلی ڈیفائن ہوگا. ٹیم مینجمنٹ نے ان کو بتایا ہوگا آپ اس نمبر پہ جا رہے ہیں, آپ نے اتنے رن سکور کرنے ہیں, آپ سے یہ ریکوائرڈ ہے. تو افتخار سے لے کے آئی تھنک بالرز حسن علی کو بھی آج کہا ہوگا کہ اگر آپ کی بیٹنگ آتی ہے تو آپ نے بھی کھل کے کھیلنا ہے. تو آج ہر پلیئر کا رول بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. 400 اسکور جب ہو جائے نا تو پھر سب کو وہ جو آپ نے کہا نا کہ آج حسن علی کو بھی کہا گیا ہوگا کہ آپ کو یاد ہوگا شاہین نے بڑی پریکٹس کی ہے چوکے چکوں کی, آج کیا پتا شاہین ویسے نوبت نہیں آئے گی وہاں تک. شاہین مار لیتے
لیتے ہیں بڑے شاٹس کیونکہ قد لمبا ہے اور وہ سوئنگ ان کی اس طرح کی ہے کہ ان کے بیٹ پہ اگر بال آ جائے تو وہ چھکا کسی بھی گراؤنڈ میں مار لیتے ہیں. لیکن کریڈٹ آپ انڈیا کو دیں, ایسی پچز بنا دی ہیں کہ اب بالرز بھی آگے جب چوکے چھکے لگا دیں گے. ہاں جی, اور وہ بالرز پہ بھی ریلائی کرنا پڑ رہا ہے ہمیں چوکے چھکوں کے لیے. اچھا کون سا پلیئر اسامہ, تھوڑی سی ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ابھی تو بابر 50 کرنے والے ہیں اور فخر از ان دی فارم, کون سے ایسے آگے پلیئرز ہیں جو ہٹنگ کر سکتے ہیں اور تیز کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ میں بڑا غور سے دیکھ رہا ہوں کہ کون اگلے یہ جو بیٹسمین آئیں گے. میری نظریں جو ہیں وہ رضوان اور افتخار پہ ٹکی ہوئی ہیں کہ یہ بڑے دونوں اچھے پلیئرز ہیں اور دونوں پٹھان بوائز ہیں, تو جب یہ پچ پہ آتے ہیں یہ اپنے پشتوں پہ بات کرنے لگ جاتے ہیں, دوسری ٹیم ویسے ہی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی. تو ان کی کوارڈینیشن آپس میں اچھی ہے, اللہ نہ کرے بات ان تک جائے, آگے تک جائے. لیکن ایک پلیئر ہوتا ہے مائنڈ میں, آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائم ہوتا تھا افریدی کا ویٹ کرتے تھے اور کہتے تھے یار یہ آؤٹ کیوں نہیں ہو رہے پاکستانی, ہم نے افریدی کی بیٹنگ دیکھنی ہے. بالکل, اور وہی اب رول جو ہے آئی تھنک پاکستان ٹیم میں افتخار احمد پلے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ہم ان کو بھیجتے ہیں آخری 10 اوورز میں کہ جائیں اور آپ کو فری ہینڈ اب آپ کھیلیں جتنا آپ نے کھیلنا ہے. تو آئی تھنک جو افریدی والا رول ہے نا وہ اس ٹیم میں افتخار کا ہے, اور جو اننگز بلڈ کرنے والا ہے ود مومنٹم ود ریکوائرڈ رن ریٹ وہ رضوان کا کام ہے. رضوان تیز کھیلے, جو ریکوائرڈ رن ریٹ ہے اس کو میچ کرے, اور افتخار نیچے آ کے بگ ہٹس مارے, باؤنڈریز افتخار مارے, اننگ وہ چلائے. اگر میچ ہوتا ہی نہیں ہے اور بارش رہتی ہے تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ یہ آئی تھنک تھوڑی دیر میں سٹارٹ آ جائے گا, کلیئر ہو جائے گا آپ کو. یہ کوئی نہ کوئی آئی سی سی کی طرف سے بھی ابھی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی, ریکوائرڈ ریٹ آ جائے گی. اس کا اوور لوز ہونے کا ہوتا ہے, بڑا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ یہ لمبا میچ ہے, اور اس کو ڈیلے بھی اگر کر سکیں تو ایک تو ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کا فار ایگزامپل 2 گھنٹے بارش ہوئے کنٹینیوسلی, پھر آپ اوورز لوز کرنا شروع کرتے ہیں. ڈائریکٹ میچ نہیں ختم ہوتا, پہلے آپ 5 اوور لوز کریں گے, پھر 5 اوور اور لوز کریں گے, پھر 5 اوور اور لوز کریں گے. تو اگر 20 اوور کا بھی میچ نہ ہو سکا یا گراؤنڈ اتنا گیلا ہو گیا, پھر وہ میچ کال آف کریں گے. اس ٹائم پر ڈکورتھ لوئس لگے گا اور جو بھی ٹیم آگے ہوئی اس کو وہ میچ دے دیا جائے گا. مجھے یہ لگ رہا ہے, آئی ایم ناٹ شیور, مجھے چیک کرنا پڑے گا, مجھے یہ لگ رہا ہے ڈکورتھ لوئس پہ پاکستان آگے ہوگا اس ٹائم. اچھا پاکستان کا جو ابھی آپ نے بتایا نا 7.44 رن ریٹ تھا. ہاں جی, لیکن اچھا اس پر ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں کہ کیا لگ رہا ہے. ہاں جی, ابھی ہمیں وہ آ جائے گا فگر, کہیں نہ کہیں سے وہ آ جائے گا کہ جی اگر بارش نہ ہوتی ہے تو اس ٹائم ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہم نے یہاں ہونا. نہیں, جو پہلے بارش ہوئی تھی, جو صبح بارش ہوئی ہے, وہ کتنی دیر جاری رہی بارش؟ بارش تھوڑی دیر کی ہوئی ہے, وہ بیسکلی کل رات کو زیادہ بارش ہوئی ہے یہاں پہ. کل وقفے سے 2-3 دفعہ بارش ہوئی ہے, اور آج ٹاس جیت کے ان کو پہلے بیٹنگ دینے کا بھی یہی آئی تھنک ڈیسیجن تھا کہ آج بھی فور کاسٹ تو تھی بارش کی, لیکن کل رات کو جو 2-3 دفعہ بارش ہوئی ہے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ شاورز بجائے کہ لمبے ہوں ڈیوریشن, یہ وقفے سے جاری رہیں گے. تو شاید یہ آپ ہو سکتا ہے بارش دیکھیں گے ایک بریک میں آئے, پھر ٹھیک ہو جائے, پھر اگلی بریک میں آ جائے. تو یہ بارش کا اس طرح کا سین ہے, اینڈ رین از پلینگ اسپوائل اسپورٹ جیسے ہم اس کو کہتے ہیں. نہ ہی ہو تو بہتر ہے. اب میچ بڑا اچھا ہے, پاکستان پورا میچ میں آ چکا ہوا ہے, اور یہ میچ اگر پورا نہ ہوا تو یقیناً ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی ہر طرف. لیکن بارش جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپیلز میں آ رہی ہے. ہاں جی, سپیلز مطلب ایک بار وہ یہ پریڈکٹڈ تھا, پہلے بھی میں پڑھا تھا کہ جی سپیلز میں آتی رہے گی بارش, کہیں 60-70% تھا, کہیں 80% بھی تھا کسی ٹائم کے مطابق. میں آج بھی دیکھ رہا تھا 50% رہ گیا ہوا تھا. تو یہ پرسنٹیجز جو ہیں یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. خیر آپ کو پتہ ہے آج کل لاہور کا موسم بھی خراب ہے, تو لاہور اچھا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کیلکولیشنز, ہماری ٹیم کہہ رہی ہے کہ اگر بارش نہیں رکتی تو پاکستان یہ میچ جیت جائے گا. یعنی اب بارش کے لیے دعائیں کی جائیں گی. نہیں, پاکستانی ٹیم نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں, کہیں نہ کہیں ہمیں دعاؤں پہ قوم کو لگا کے رکھا ہوا ہے. یہ جیسے میں نے کہا تھا ایک قدرت کا نظام ہے, اور کبھی ہم انگلینڈ کے ہارنے کی دعا کرتے ہیں, انگلینڈ ہار جائے, تو کبھی ہم دعا کرتے ہیں بارش نہ رکے. پورے ورلڈ کپ میں کسی میچ میں بارش نہیں ہوئی, مطلب کہیں بارش نہیں ہوئی. ایگزیکٹلی ایک مہینہ ہو گیا اور آج پہلی بارش ہوئی ہے, وہ بھی پاکستان کے میچ. آج بچانے کے لیے بارش آئی تھنک آ رہی ہے, تو یہ برسات وہ جیسے کہتے ہیں نا رحمت بن گئی ہے پاکستان کے لیے. اچھا اسامہ, میں ایک اور چیز, بلکہ عائشہ بھی اس کے اندر اپنا انپٹ ضرور دیں گی. پاکستان کی وہ ٹیم ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ٹیم ہے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں آج 402 ہوا, ہم نے کہا ہم تو میچ ہار گئے, ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, میں مذاق کر رہا تھا آپ کے ساتھ, اور چودھری صاحب کے ساتھ کوئی بوجھا ہو جائے شاید آج جیت جائیں گے آج, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اچھا ہم لوگ بہت زیادہ کرکٹ میں گھس چکے ہیں. ہمیں ٹیم کہہ رہی ہے کہ بریک لینی ہے, ابھی ایک بریک لیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اسی حوالے سے. اسرائیلی فوج کے غزہ میں اسپتالوں اور ایمبولینسز پر حملے, مزید 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 9300 سے تجاوز کر گئی ہے. اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ اسرائیلیوں کی پوری کوشش یہی ہے کہ غزہ کو آکوپائی کیا جائے, اور غزہ میں جتنے فلسطینی جو پہلے تھے ان سب کو وہاں سے بے دخل کیا جائے, مار کے زبردستی شہید کر کے. انہوں نے تو ہاسپٹل نہیں چھوڑے, مساجد نہیں چھوڑی, یونائٹڈ نیشن کے ڈپارٹمنٹ نہیں چھوڑے, اسکول نہیں چھوڑے. تو لہذا وہ تو نسل کشی اور وہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, وہ تو سب چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. لیکن آپ نے جو حزب اللہ کی بات کی, میں آپ سے اگری نہیں کرتا ہوں. حزب اللہ ان کے جو لیڈر ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ میں نے بھی کل پڑھی ہے, سنی ہے, اور انہوں نے تو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہم تو آلریڈی اسرائیل کے اندر داخل ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو آلریڈی جنگ میں داخل ہو چکے ہیں.
اور یہ خبریں تو نہیں آ رہی پچھلے 2-3 ہفتے سے کہ کیسے لبنان کے بارڈر پہ حزب اللہ کی جو فورسز ہیں وہ جناب اسرائیل کے جو سرویلنس ٹاورز ہیں ان کے جو ریڈار اسٹیشن ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حزب اللہ کے فائٹر جو ہیں وہ بالکل حماس کے ساتھ اور مزید جو پیلسٹینین آرم گروپس ہیں، جہادی گروپس ہیں، فریڈم فائٹر گروپس ہیں ان کے ساتھ اور جو سیرین جو گروپ ہیں ان کے ساتھ مل کے بالکل وہ حملے کر رہے ہیں، ان کے اپنا طریقہ حملہ کرنے کا ایجپشین فورسز کے اوپر. اور مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حزب اللہ اور حماس یہ تمام گروپ جو ہیں وہ بڑی بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں اور ایک قسم کی انہوں نے مجبور کیا ہے اسرائیلی فورسز کو. جب انہوں نے گراؤنڈ آفینسو اپنا شروع کیا غزہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ اربن لڑائی میں یہ بلٹ اپ ایریا کی لڑائی میں گوریلا وارفیئر میں تو آپ اسرائیلی کا تو اسرائیل کو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کو بڑا بھاری جانی اور اکوپمنٹ کا نقصان ہو گیا. ہر وہ ان کے پاس پریسیجن ویپنز ہیں، اینٹی ٹینک ویپنز ہیں، راکٹ پروپیلڈ گرینیڈز ہیں اور ابھی سننے کہ ان کو سیرین جو ہے وہ گراؤنڈ ٹو ایئر شولڈر فائر میزائل دیں گے تاکہ جو ہیلی کاپٹر ہو جو جہاز ان کو ٹارگیٹ کیا جائے. تو میری نظر میں ایسکلیشن تو ہو چکی ہے اور ایک ریجنل غزہ سے نکل کے یہ ایک ریجنل کانفلکٹ بن چکی ہے جس میں سیریا بھی انوالوڈ ہے، جس میں یمن بھی انوالوڈ ہے. جی یمن دیکھیں وہاں ریاست کے لیول پہ ہے، لوگوں نے انہوں نے ریاست کے لیول پہ انہوں نے اعلانی جنگ نہیں کیا ہے لیکن جو گروپس ہیں مختلف عام گروپس ہیں، ملیشیاز ہیں مسلمانوں کے وہ تو حملے کر رہے ہیں اور انہی ممالک سے کی سپورٹ کے ساتھ وہ حملے کر رہے ہیں. سو میں جو سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل سچویشن میں اسرائیل پھنس گیا ہے کہ جناب ان کے پاس ایئر پاور تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے انہوں نے تباہی اور بربادی مچا دی. دیکھیں 2 ہیروشیما کے برابر انہوں نے جو بم گرائے ہیں وہ 15-18 ہزار ٹن کی ویلیو نے تو پورا. ٹھیک ہے فاروق صاحب ہمیں برگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب نے بھی جوائن کیا، ان سے بھی بات کرتے ہیں. بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جو حماس کے جنگجو ہیں اب وہ بھرپور ریزسٹنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کافی دنوں سے انہوں نے جو زمینی محاصرہ ہے اس کو ناکام بنائے رکھا ہے. وہاں پر اطلاعات کے مطابق جو فیکٹس میرے سامنے ہیں 6 ٹینک تباہ کیے ہیں، 9 فوجی گاڑیاں ان کی تباہ کی ہیں، 25 جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کو بھی وہاں پر ہلاک کیا گیا ہے اور یہ اس کی تصدیق اسرائیل خود بھی کر رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کب تک یہ ریزسٹنس جو ہے وہ کی جا سکتی ہے حماس کے جنگجوؤں کی جانب سے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں حماس کی جو ریزسٹنس ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھی. حماس کے جو فائٹرز ہیں بڑے ہارڈن فائٹرز ہیں، وہ آج سے نہیں ہیں. یہ دیکھیں ان کی تو فورتھ جنریشن اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے پچھلے 75 سالوں سے. وہ تو اسی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، یہیں پر پلتے بڑھتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ایٹ دیئر اون یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ابھی جو غزہ کا علاقہ ہے یہ پورے کا پورا علاقہ ہے، یہ ادروائز کوئی گوریلا وارفیئر کے لیے کوئی سوٹیبل آئیڈیل علاقہ نہیں ہے. ابھی بلٹ اپ ایریا کے اندر بلٹ اپ ایریا کے اندر اس طرح کی جنگ جو ہے نا وہ لمبی چلتی ہے. باوجود اس کے کہ اسرائیل نے پچھلے 20 دنوں میں ٹوٹلی پلورائز کر کے رکھ دیا ہے غزہ کو. اتنی بامبنگ کی ہے لیکن اب یہ دیکھیں کہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے غزہ کی وہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں جو وہاں سے کچھ لوگ جو پریکٹیکل لائف کچھ ایکسپیرینسز بجوا رہے ہیں وہ آج بھی شاید ہم لوگوں سے زیادہ وہاں پر ڈر اور بے خوف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیکاز ان کے اندر سے موت کا اور ان چیزوں کا خوف ابھی ختم ہو گیا ہے. ابھی اسرائیل کی فوج اپنے بھرپور بختربند گاڑیوں ٹینکوں کے ساتھ، پیدل انفینٹری تو سوچ ہی نہیں سکتے، وہ آگے بڑھتے ہیں. شاید ایک دن میں 500 گز بھی آگے نہیں بڑھتے ڈر خوف کے مارے. اور ایئر پاور اور اپنی میکنائزڈ کالم کے ذریعے ابھی تک بھی وہ آؤٹر فرنجز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اندر جانے کی ان میں ابھی تک ہمت نہیں ہے. وہ جو سمجھتے ہیں کہ پوری ایئر پار سے غزہ کو ٹوٹل ملیا میٹ کر دیں گے تو اس کے بعد اندر چلے جائیں گے. اندر جائیں گے بھی تو ان کے لیے اتنا ایزی سیلنگ نہیں ہوگا. ابھی جو کیجولٹیز کی رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں یہ کیجولٹی کی رپورٹ شاید ابھی بھی ریئلسٹک نہیں ہے، بیکاز حماس کے جو فائٹر ہیں وہ تو دے آر ریڈی ٹو فائٹ، دے آر ریڈی ٹو ڈائی. ان کا تو سروائیول ان کے لیے تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. جو اس سے بڑھ کے اسرائیل کر کیا سکتا ہے جو ان کے ساتھ اسرائیل نے کر دیا ہے. اصل میں ابھی یہ اسرائیل نے بالکل آگے آپ کا میں وہ بات چیت سن رہا تھا، اسرائیل نے واقعی ایک بہت بڑا غلطی کی ہے اس طریقے سے غزہ کو ایئر پار سے پلورائز کرنے کے بعد اٹیک کر کے گراؤنڈ فورسز لے جا کے، بیکاز یہ جنگ ابھی یہاں پر اتنی جلدی رکنے والی نہیں ہے. جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ آلریڈی ان کانفلکٹ ان کو تو موقع کی تلاش تھی. ابھی لیبنان میں حزب اللہ دیکھنے، شام حالت جنگ میں 12 سال سے ہے، یمن حالت جنگ میں 10 سال سے ہے.
जॉर्डन और मिस्र को छोड़ के अभी उसके बाद अगर ये जिस तरीके से अमेरिकन और दूसरी पार अपने आप को डायरेक्टली इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है ना, तो ब्लंडर होगा। तो बेहतर यही है कि बेटर सेंस यूज परवेल कि जितनी उन्होंने तबाही बर्बादी करनी थी कर ली है। जब दुनिया उनको कह रही है जंग बंदी कर दें, तो जंग बंदी करके अपनी फेस सेविंग कुछ कर ले, बिकॉज उनको भी इससे बढ़ के क्या होगा, या तो होना कोई नया इलाका फतह कर रहे हैं या इतना कोलेटरल डैमेजेस को अवॉइड कर रहे हैं। ये है भी महकूम इलाके, मजलूम कौम है, और ये इलाके भी उन्होंने पूरे के पूरे एयर बॉम्बिंग करके पूरे मलिया मेट कर दिए हैं। इससे बढ़ के वो क्या कर सकते हैं? तो मेरा तो ख्याल है कि अगर ये इसराइल इस तरह गलती पे गलती करेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये फैलेगा, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जो आज लोग दुनिया को बड़े बड़े मवाले को बताने के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त शायद उनको समझ आए, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है फारूक साहब, जो बात अभी बाबर साहब ने भी कही, एक तरफ तो इसराइल है जिसके पीछे हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी खड़ा है और अरबों डॉलर के फंड्स उसको मंजूर कर रहा है, एड के नाम पे उसको दे रहा है, फुल उसको सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स हैं, एक रेजिस्टेंस की मूवमेंट है, सुरंगों से निकलते हैं हमास के फाइटर्स और भरपूर मुकाबला करते हैं। क्या समझते हैं आप कि ये जो सुरंगों से पूरा रास्ता बना के उनको अभी तक होल्ड रखा हुआ है और वहाँ पर उनको हजीमत का सामना करना पड़ा है, कितने दिन ये मामला चलेगा और कब तक ये वहाँ पर रेजिस्ट कर सकते हैं? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? जी फारूक साहब सुन पा रहे हैं आप? फारूक साहब हमारे साथ शायद नहीं है मौजूद। बाबर साहब यही क्वेश्चन आपसे। यहाँ तक इनकी कैपेबिलिटी है फाइट करने की, एक्चुअली तो लॉजिस्टिक सपोर्ट पे ये चीजें डिपेंड करती हैं, बट आई एम वेरी श्योर हमास ने जो ये इजराइल को पहले सरप्राइज किया, तो ये कोई रात की यकदम को फैसला नहीं हो गया, ये प्रिपेयर्ड हो गया। और इस तरह के जो फाइटर हैं उनकी जो इस तरह रेजिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड इस चीज पे करती है कि कितनी देर तक वो लॉजिस्टिकली अपने आप को सफिशिएंट रख के लड़ सकते हैं। मेरा ख्याल है जहां तक फाइटर्स का ताल्लुक है उनका तो आप कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है वो 6 महीने ऐसे लड़ते रहे, बिकॉज दे आर वेल इक्विप्ड। उनको इस चीज का पता था कि इजराइल इस तरीके से रिटेलिएट करेगा। अभी ये सुरंगें ओवरनाइट नहीं बन जाती, बंकर्स ओवरनाइट नहीं बन जाते, और ये जो इस तरह के जो गुरिल्ला वॉरफेयर होती है उसकी टैक्टिक्स ये होती है कि आपने ऑफ द लैंड जाके या आबादी से दूर रह के आपने सर्वाइव करना है, और वो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ नहीं है कि जिसमें आपको इस तरह खाने पीने की चीजें मिल रही है, राशन मिल रहा है। वो वहां पर उन्होंने बहुत चीजें जो है सिस्टमैटिकली इस तरीके से प्लान की होती हैं कि आपने किस वक्त कितनी फूड आइटम्स आपको चाहिए, कौन एसेंशियल आइटम्स आपने वहां पर उनका अच्छी खासी मिकदार में उन्होंने डंपिंग की होती है, और उनको भी पता है कि एड इनको बाहर से कोई नहीं मिलनी। तो जहां तक हमास के ऊपर सारे वॉलंटियर्स हैं, ये सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं और अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, मतलब किसी और के लिए नहीं लड़ रहे। उनकी कॉज देखे कितनी स्ट्रांग है कि उनको पता है कि उन्होंने खुद ही अपना सर्वाइव करना है, किसी ने उनकी मदद नहीं करनी और कोई उनकी मदद कर भी नहीं रहा। तो जब अपने मुल्क के लिए, अपनी कॉज के लिए, इतनी स्ट्रांग कॉज के लिए जो उनको मोटिवेशन देती है, जब वो लड़ रहे हैं, तो उनकी तो ये लेंथ ऑफ फाइटिंग कैन गो ऑन टू मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स। तो अभी मेरे ख्याल के मुताबिक जैसे मैंने पहले कहा, दे हैव हार्डली एनीथिंग टू लूज, मौत का उनको डर खौफ नहीं है, और वो तो चाहेंगे कि इसराइल जितना एम्ब्रॉयल ज्यादा हो, ज्यादा इस बिल्ट अप एरिया के अंदर आए, ज्यादा एम्ब्रॉयल हो और ज्यादा उसको नुकसान हो। जब इसराइल की अपनी फोर्सेज अंदर आ जाएंगी, अगर बिल्ट अप एरिया में घुस भी जाते हैं, तो फिर ये लग्जरी ऑफ दिस एयर पार भी उतनी नहीं रहती। फिर आपने आप ऊपर से बॉम्बिंग भी करनी है, तो आपको पता होगा कि नीचे आपके अपने लोग भी हैं। तो ये जो प्री ग्राउंड ऑफेंसिव बॉम्बिंग थी वो उन्होंने कर ली, या जितने उन पे गोले बरसाने थे बरसा लिए। अभी आने वाले दिनों में जब बिल्ट अप एरिया के अंदर जाएंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि वहां पर जंग कैसे लड़ी जाती है। इतना आसान नहीं होगा, तो एग्जैक्ट ड्यूरेशन तो कोई नहीं बता सकता, बट गुरिल्ला वॉरफेयर में जो भी गुरिल्लाज होंगे वो तो हमेशा चाहेंगे कि एनिमी बिल्ट अप एरिया के अंदर इस तरह आए, वो ट्रैप हो, उस डेथ ट्रैप के अंदर आके फिर उनको जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। ठीक है, ये जंगें जो है वो 6-6 महीने भी चल सकती हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा बाबर साहब, एक और चीज़ बताइएगा, हम देख रहे हैं कि इस्माइल हानिया जो हैं हमास के सरबरा जो हैं वो भी बड़ी बार अपील कर चुके हैं, कभी कहते हैं हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, कभी कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा हमारा साथ दे, ये बड़ा अच्छा मौका है। क्या समझते हैं मुस्लिम उम्मा में कोई ऐसी कंट्री है, कोई ऐसा मुल्क है जो ग्राउंड लेवल पर इनके साथ शामिल हो सकता है, इसके इम्कानात मौजूद हैं?
جی دیکھیں، جہاں تک ایک سیولائز ورلڈ میں تو ظاہر ہے کوئی بھی ملک کوئی حکومت باقاعدہ طور پہ تو اعلان نہیں کر سکتی کانفلکٹ میں اس طرح ڈائریکٹلی انوالو ہونے کی، بیکاز اس کے ریپریکشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کی سپورٹ نہ کریں. مسلم ورلڈ کو اتنی بڑی پاپولیشن ہے، OIC کے اراؤنڈ 60 کنٹریز ہیں، اور کم از کم ابھی تک کسی نے اجلاس ہی نہیں بلایا، سربراہ اجلاس بلا کے کم از کم ایک اسٹرانگ میسج ہے. اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی انوالو ہوئے بغیر، جس طرح ایران ہے، جس طرح جی ایران ہے یا یمن ہے. یمن نے بھی مطلب وہاں پر جو کہ بہت سارے گروپس ہیں وہ آپس میں ایک خانہ جنگی کی سی صورتحال ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جیسے آپ کو میں نے کہا کہ تھریٹ ڈیفینیٹلی دیا جا سکتا ہے، اور وہ جنگ کے علاوہ اکنامک تھریٹ بھی ہوتا ہے، بیکاز اکنامک ڈیپینڈنسیز اتنی زیادہ ہے، آئل رچ کنٹریز ہیں. بابر صاحب لاسٹ کویسچن، کیا حزب اللہ کوئی بڑا سرپرائز دے سکتی ہے؟ حزب اللہ ایک بہت بڑی ویل آرگنائزڈ آرگنائزیشن ہے، اس نے پہلے ماضی میں بھی یہ ثابت کیا ہے. ان کا پورا ایک کمانڈ کنٹرول سسٹم ہے، ان کے ٹرینڈ سولجر ہے، ان کے پاس گراؤنڈ بھی ہے، ایریا بھی کنٹرول کرتے ہیں لیبنان کا. وہ سرپرائز اس سائٹ سے اسرائیل کو ڈیفینیٹلی دے سکتے ہیں، بیکاز پھر اسرائیل کو اس طرح بھی انگیج ہونا پڑے گا. لائک وائز شام سے بھی آ سکتا ہے، بٹ میرے نزدیک حزب اللہ از ویری ویری امپورٹنٹ فورس. اگر وہ بھی ڈائریکٹلی بیچ میں جنگ کے آگے تو اسرائیل کے لیے کافی پرابلم ہو سکتی ہے. اسرائیل کے لیے کافی بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین موجود تھے، ان سے فاروق حمید صاحب بھی موجود تھے. آپ لوگوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی یہاں پر حماس کی جانب سے ریزسٹنس شو کی جا رہی ہے، بھرپور مقابلہ کیا جا رہا ہے. لیکن بابر صاحب کا کہنا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں شاید اس گریلا وار کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ 3 مہینے رہے، 4 مہینے رہے، 6 سال رہے یا سال بھی چل سکتی ہے. تو یہ چیز کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا فی الحال. بالکل. اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملے تو جاری ہیں. غزہ کی پٹی میں ایک گفتگو سامنے آئی ہے جس میں ایک بیٹا یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ یہاں بابا. تو والد نے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے، جس پہ بیٹا جواب دیتا ہے کہ وہ مر چکی ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے ایمبولینسز پر اسرائیلیوں کے حملوں پر خوف کا اظہار کیا ہے. انطونیو گوتریس یہ کہتے ہیں، ان کا موقف سامنے آیا کہ یہ جو مناظر انہوں نے دیکھے ہیں الشفا اسپتال کے باہر جس طرح سے ایمبولینسز کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا، یہ افسوسناک ہے، یہ خوف زدہ ہے، اور وہ اس پر اس کی شدید مذمت کرتے نظر آئے. اسپتالوں کے باہر لاشوں کو پڑے ہوئے دیکھنا بہت خوفناک ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے فوری طور پر تنازع کو روکنے کا مطالبہ ایک بار پھر اس مطالبے کو انہوں نے دہرا دیا ہے. برطانوی تاریخ دان ولیم ڈال ریمپل نے اسرائیلی حکومت کا منصوبہ بے نقاب کر دیا ہے. ولیم ڈال کے مطابق نیتن یاہو حکومت غزہ میں فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی ہے. اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے انہیں صحرائے سینائی میں دھکیلنا چاہتے ہیں. یہ اسرائیل کی موجودہ سول اور عسکری قیادت کے مصدقہ انتہائی خوفناک بیانات اور ویڈیو کلپ ہیں. ان ویڈیوز میں غزہ پٹی کے فلسطینیوں کو مبینہ طور پر انسانی جانور کہا گیا ہے. مقبوضہ پٹی کو زمین بوس کرنے کے ساتھ وہاں کے فلسطینیوں کی نسل کشی کی بات بھی کی جا رہی ہے. شواہد کے بعد کسی کو یقین نہیں کرنا چاہیے کہ اسرائیل سویلین ہلاکتوں سے گریز کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اسرائیل کا صرف مخصوص اہداف پر بمباری کا بیان مضحکہ خیز ہے. اسرائیلی فوج دنیا کی سب سے اخلاقی فوج والا بیان انتہائی بدتر ہے. تو یہ وہ تمام حقائق ہیں جو اب سامنے آ چکے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. اور ابھی آپ بات کر رہے تھے جو ان کی جانب سے بھی کہا گیا، ویسے تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ جنگ کب تک جاری رہے گی اس پر کچھ کہا نہیں جا سکتا. 3 مہینے 6 مہینے. اور جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، جنگ بندی کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ بالکل خاموش ہے اس حوالے سے. مسلم امہ اس کے اندر کودتی نظر نہیں آ رہی کہ جس طرح سے بابر صاحب نے بھی بات کی کہ مسلم امہ گراؤنڈ لیول پر ایسا کھل کے نہیں کر سکتی. بہت ساری اس کی ریزنز ہیں، لیکن مذمتیں تو کر رہی ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر حماس کو اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے خود ہی سٹارٹ کی ہے جنگ، اور انہوں نے پتا تھا کہ ہمیں خود اس جنگ کو لڑنا بھی ہے. اب وہ کتنے دن لڑتے ہیں، کتنے مہینے لڑتے ہیں، کتنے سال لڑتے ہیں، لیکن افسوس کی بات اسرائیل کے لیے یہ ہے، شرمناک اسرائیل کے لیے بات یہ ہے کہ ان کو وہاں پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. جو ان کے منصوبے تھے وہاں پر وہ بالکل ناکام ہو گئے ہیں، اور جو انہوں نے زمینی محاصرہ کیا عائشہ، اس میں بھی ان کو وہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہ سرنگوں سے نکل کے وہاں پہ جو ہے وہ اٹیکس کر رہے ہیں. بالکل یہی سچویشن ہے یہاں پر. اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز پر بھی حملے ہوئے ہیں. پاکستان میں بھی جو دہشت گرد کے جو حملے ہوئے ہیں، اور دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے. 14 جوان جو شہید ہوئے ہیں. 3 نومبر کو پستی میں سیکیورٹی فورسز کے حملے میں پاک آرمی کے 14 جوان جامع شہادت نوش کر گئے ہیں. صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. صدیق، اس حوالے سے اپڈیٹس بتائیے گا.
एयर बेस पर जो दहशतगर्दों के हमले हुए हैं उससे मुतल्लिक कुछ नए हकायक और इंकशाफात सामने आए हैं, जिसका हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और इदारों ने पता भी चलाया है। और इस हवाले से जो मालूमात शेयर की गई हैं उसके मुताबिक 3 और 4 नवंबर को पाकिस्तान में 2 बड़े जो दहशतगर्द हमले हुए। एक हमला जो है वो पसनी ग्वादर में हुआ जिसमें 14 फौजी जवान शहीद हो गए, जबकि 4 नवंबर की सुबह एक नाकाम हमला मियाँ वाली एयर बेस का जो ट्रेनिंग बेस था उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया था। लेकिन जहां ये हमले मुल्क का दुश्मन नासर जमीन पर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो साइबर स्पेस और सोशल मीडिया पर भी मुल्क दुश्मन नासर के एजेंडा टाउर्स और ट्रॉलर ने पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी। सबसे पहले 3 नवंबर की जो रात थी, भारतीय एजेंसी राह से जुड़े एक्स अकाउंट्स, यानी कि जो ट्विटर पहले ट्विटर था, एक्स अकाउंट से जुड़े जो अकाउंट से फ्रंटल फोर्स, बाबा बनारस और दूसरे कई अकाउंट्स ने आज होने वाले मियाँ वाली हमले का इशारा दिया और ये कहा कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिससे ये बात साबित होती है कि इन हमलों के पीछे भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी राह का हाथ है। इसी तरह जब आज मियाँ वाली एयरबेस पर हमला नाकाम होगा तो इंडियन मीडिया ने फौरी हरकत में आकर 9 मई की तस्वीरें दिखाकर ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि एयरबेस पर एयरफोर्स का बहुत नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को होने वाले इस नुकसान पर खूब खुशियां मनाई। और अफसोसनाक तौर पर एक सियासी जमात से जुड़े कुछ घटिया जो ट्रोलर्स थे उनके एक्स अकाउंट्स ने भी सानिया लसबेला की तर्ज की पसनी ग्वादर में शहीद होने वाले फौजियों की बेहुरमती और ठीक है, सदीक साजिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली ने ज्वाइन किया है। अब बहुत शुक्रिया गजनफर साहब आपके वक्त के लिए। ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं अभी रिसेंटली जो हुई हैं, इसके हवाले से अब ये खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं कि इसके ताने बाने रॉ से मिलते हैं, भारतीय एजेंसी रॉ। क्या कहेंगे आप कि भारत अब भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती नाम की कोई चीज़ चाहता नहीं और सिर्फ पाकिस्तान के अमन को मुतासर करने के पीछे लगा है? पाकिस्तान, पहली बात तो ये है कि जो हमले हुए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है और उनमें जो लोग शौजा फौजी शहीद हुए हैं उनके साथ तो हमारा दिल भी रो रहा है। और एक बहुत बड़ा वाक़या है, 14 लोगों का एम्बुश हो जाना एक टाइम पे, जिसमें 13 सिपाही और लॉन्सनाइक है और एक जेसीओ है और गवादर से ऊपर। ये बहुत ही एक अफसोसनाक और बहुत एक गर्व का लम्हा है। और उसके साथ मियाँ वाली बेस का आपने अटैक किया, जिक्र किया। अब दोनों अपना जो हमले हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में माइल्स अवे हुए हैं, यानी एक बलूचिस्तान में होता है और एक जो है वो पंजाब में होता है। इसके पीछे कोई ना कोई तो ऐसी कुव्वत मौजूद है जो इन चीजों को प्लान करके दे रही है और उसका टाइम लाइन जो है उसको सिलेक्ट कर रही है, ताकि एक पाकिस्तान के अंदर एक पूरा मुल्क के अंदर एक इफेक्ट जो है वो जनरेट किया जाए। और जैसे आपका रिपोर्टर भी कह रहा था और मैं दोबारा कहता रहा हूँ और इस पर मेरा यकीन है, बिलीफ है 120% की इसके पीछे रॉ और CIA दोनों और अफगान की जो एजेंसी थी, इनका एक नेक्सस बना हुआ है। वो तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं। हम उनके खिलाफ काइनेटिक ऑपरेशन भी कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। जोब गैरिजन पे भी हमला हुआ था, उसके साथ साथ अभी ये मियाँ वाली बेस पे हमला हुआ। उस पे जो हमला हुआ है उस हमले को तो नाकाम बना दिया गया, लेकिन वहाँ कोई 2-3 यूज्ड एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे, उनको भी नुकसान पहुंचा है। अब यहाँ पे एक सोच का मुकाम है। और इससे पहले जो पुलिस लाइन में हमला हुआ था, उसके बाद उस PDM की गवर्नमेंट थी, तो ये कहा गया था कि जी हमारी जो दहशतगर्दी के खिलाफ है 0 टॉलरेंस हो रही है और ये कर देंगे और वो कर देंगे। लेकिन बात यह है कि ये चीजें कॉन्टिन्यूसली जो टेररिज्म है इसके अंदर सर्ज, इसके अंदर बढ़ोतरी आती जा रही है। तो इसका मतलब है कि पॉलिसी लेवल पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम उन जगहों तक अभी तक पहुंचने पे नाकाम है जिन जगहों से ये चीजें इनिशिएट हो रही है। और उसमें साफ जाहिर है, जैसे आपने कहा और मैं इसको बारहा कहता हूँ। ठीक है गजनफर साहब, हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। नादिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए हैं, इसमें ताने बाने इसके भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मिलते हैं। इसकी टाइमिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है। जो मुल्क में गैर कानूनी इलीगल रेजिडेंट्स यहाँ पे थी अफगानियों की, उनको मुल्क बदर किया गया। फिर क्रैकडाउन यहाँ पर चल रहे थे। पाकिस्तान में जो बेहतरी है वो हम देख रहे हैं कि आ रही है। तो इसकी टाइमिंग को लेकर हम अगर बात करें तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अब जो लेटेस्ट वेव है ये दहशतगर्दी नहीं है, ये दहशतगर्दी की जंग है।
दहशत गर्दी तो एक वाकया होता है या दो वाकये, ये तो एक पूरी मुनज़्ज़म ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन होती है, जो जिस तरह इलेक्शन पॉलिटिकल सियासी कैंपेन होती है, उसकी जंग की कैंपेन, उसकी दहशत गर्दी की कैंपेन। तो ये दहशत गर्दी की जंग की कैंपेन है जो अफगानिस्तान और भारत मिल के चला रहे हैं। अफगानिस्तान के कुछ अनासर होंगे, बहरहाल क्योंकि बेसिकली ये अफगानिस्तान से हो रही है और चलाने वाले का नाम इंडिया, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। अगर पाकिस्तान में अभी ये शक करेंगे तो फिर ये चलती रहेगी और हमारा नुकसान होता रहेगा। पाकिस्तान ने इसका जवाब देना है, इसको वॉर के तौर पर ट्रीट करना है और इसको उसके मुताबिक जवाब देना है, और दुश्मन जो कर रहा है उनके मुल्क में जाके घुस के आपने जवाब देना है, तब मसला हल होगा। अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ हमला हुआ तो हम उधर दिफा करेंगे, तो उधर दिफा तो कल किसी और जगह पे कर देंगे, तो मुल्क पे तो किसी भी मुल्क में हजारों जगह होती हैं, हर इंच को तो कोई गार्ड नहीं। ठीक है, हमारे साथ वज़ीर दाखिला हारिस नवाज भी मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गजनफर साहब ने अभी हालिया दहशत गर्दी के हवाले से बात की, नादिर मीर साहब ने भी यही बात की कि CIA, रॉ और अफगान ये नेक्सेस है जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी कार्रवाई में मुलविस नज़र आ रहे हैं। ठीक है हारिस साहब, हम टाइमिंग की बात कर रहे थे। जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, गुज़िश्ता रोज़ कहा गया कि जी 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, फिर अफ़गानियों को यहाँ से हम निकाल रहे हैं जो मुल्क बदर कर रहे हैं, जो यहाँ पे इलीगली तौर पर रह रहे हैं। क्रैक डाउन के बड़े अच्छे असरात हमारे सामने आ रहे हैं और सरमायाकारी भी लोग मुल्क में करना चाहेंगे अगर हालात साजगार होंगे। तो अगर ये चीज़ें यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगी तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। लेकिन आई एम श्योर कि आप देखेंगे कि कुछ अर्से में ये सब खत्म हो जाएगा। बड़ा प्लान तरीके से हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी लॉ एनफोर्समेंट ने इसमें एक्शन ले रही है और इनको किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये जिस तरीके से अभी हमारी फौज कर रही है, चाहे एक दो इंसिडेंट होते रहते हैं, इट डजंट अफेक्ट द मोरल ऑफ ट्रूप्स एज लॉन्ग एज वी आर फाइटिंग विद मोर प्रोफेशनलिज्म, और उसके साथ हम इन सबको कलाकुमा करेंगे। सब डिटेल एजेंसी हमारे छोटी एजेंसी बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पर बात कर रही हैं और आप देखें कुछ अच्छे में इस पर काफ़ी हद तक कम फर्क पड़ता है। ठीक है हारिस साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि इलेक्शन सामने आ गए हैं और इलेक्शन कैंपेन्स भी स्टार्ट होने जा रही हैं, गहमा गहमी अरूज पर होगी, जलसे जुलूस होंगे, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी। कितना बड़ा चैलेंज होगा सिक्योरिटी का? चैलेंज, बट इंशाल्लाह चाहे वो पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान या सिंध में होगा, वी आर ऑल लाइव टू दिस सिचुएशन, और इसीलिए कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको मसले को ख़त्म करें और जल्दी से जल्दी इस पर काबू पा लें। इसीलिए इन इलीगल इमिग्रेंट्स को हम जहाँ भी हैं, देखें ये किसी मुल्क के भी, इट्स नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री, बट ज़्यादा बल्क इनका जो वो KPK में और उसके बाद ये बलूचिस्तान में और सिंध में है, जिसको हमने काफ़ी हद तक हमने आइडेंटिफाई कर लिए, इनको हम निकालेंगे और आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे और इससे पहले गजनफर साहब भी थे, नादिर मीर साहब थे, आप सबका बहुत शुक्रिया।